बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच के साथ मैं हूं नम्रा तारिक। गुड मॉर्निंग जी, मैं वसीम लियाकत आपको कहते हैं खुशामदीद। जो भी जहां भी हमारा प्रोग्राम देख रहा है उसको खुशामदीद। जिस हालत में भी देख रहा है, चाहे वो लेटे हुए है, चाहे वो कॉफी पी रहा है, चाय पी रहा है, जिम में कोई एक्टिविटी कर रहा है, स्कूल कॉलेजेस के दफातर में जो देख रहा है, उन सबको कहते हैं खुशामदीद। अच्छा जी निम्रा, इससे पहले कि हम प्रोग्राम स्टार्ट करें, शॉर्ट स्टोरीज की जानिब जाएं, मेरे पास कुछ ना कुछ फैक्ट्स होते हैं। जरा आप मोबाइल खोलिएगा अपना। मेरा ओके जी, मतलब लाइक अनलॉक करना है या अच्छा, आपने भी अपनी पिक्चर लगाई है। चले जी, पिक्चर से एक याद है, आपको बहुत सारे मैसेजेस ऐसे रिसीव हो सकते हैं। एक नया साइबर क्राइम है जिससे आपका मोबाइल डाटा भी चोरी हो सकता है, जिससे आपकी बैंक की तमाम तरह ट्रांजैक्शंस का पता चल सकता है, बैंक के जो पिन नंबर है उसका पता चल सकता है। होता ये है कि एक मैसेज आता है आपको या कॉल आती है, उसके बाद आप जब मोबाइल खोलेंगे वहां पे आपकी तस्वीर आ जाएगी। उस तस्वीर से वो आपके चेहरे को स्कैन कर लेंगे। जो ही आपका चेहरा स्कैन होगा तो तमाम तर चीज़ें हैकर्स के पास चली जाएंगी। वो आसानी से आपके बैंक अकाउंट के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। आपने जितना कुछ कमाया है एबीएन न्यूज से या जहां से भी, या फिर पीआर से आपने कमाया, वो सारा के सारा उड़ जाएगा। इसके अलावा आपकी जो पर्सनल डाटा है, चाहे उसमें आपका हसास डाटा हो, आपकी फैमिली की तस्वीर हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा हैकर्स के पास जा सकता है। सो अब आपने एहतियात करनी है, आपने भी एहतियात करनी है, मैंने भी करनी है, और जो हमारे सुनने वाले हैं उन्होंने भी करनी है। क्योंकि कोई भी मैसेज ऐसा आए तो आपने फौरन मोबाइल नहीं खोलना, और अगर मोबाइल खोले और आपकी पिक्चर आए तो आपने अपना चेहरा स्कैन नहीं करना। इससे बचना है। अगर पिक्चर आ जाए तो आपको समझें कि ये साइबर क्राइम का हमला है और उससे दूर रहना है। और एक दो दफ़ा आपके साथ ये होगा और उसके बाद आपका मोबाइल डिटेक्ट कर लेगा, उसके बाद आपको कॉल नहीं आएगी। ओके, मतलब दैट्स न्यू एंड ऑल्सो वेरी शॉकिंग। एकदम से मैं सोच रही हूँ कि भाई क्या करना चाहिए। अच्छा, कोई मैसेजेस रिसीव होते हैं आपको? एग्जैक्टली, मैसेजेस आ सकते हैं आपको, और आप मैसेज खोलते हैं तो वो उसमें आपकी एग्जैक्टली जो ही आप मैसेज खोलेंगे ना, आगे आपको आपकी पिक्चर नजर आएगी, जिस तरह अभी आपको नजर आ रही है। लेकिन वो पिक्चर कोई डिफरेंट होगी, शायद किसी ने आपके फेसबुक से उठाई होगी, व्हाट्सएप से उठाई होगी, किसी और जगह से उठाई होगी। तो आजकल हर किसी की हर जगह पे अवेलेबल है। लेकिन आप देखिए ना, आपको जब आपकी पिक्चर ही आ जाए किसी कॉल के दौरान तो आप एक तजब्जुब का शिकार हो जाएंगी, तजस्सुस भी होगा कि मुझे देखना चाहिए। जो ही आप देखेंगे आपका सारे का सारा चेहरा वो स्कैन कर लेंगे। बहुत सारी मोबाइल की फीचर्स ऐसी है जो आपकी आईज को स्कैन करके मोबाइल खोलते हैं। एंड्रॉयड पे देखें तो आपके चेहरे को स्कैन करके मोबाइल खोलते हैं। तमाम तरह डाटा उनके पास चला जाता है और वो आपकी कीमती अशिया के ऊपर टेक्नोलॉजी जहाँ पे तरक्की कर रही है वहीं पे आपके लिए हालात मुश्किल भी कर रही है। तो हम सबको ही मेरे ख्याल में केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन मैं और आप यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनको बता रहे हैं। हाँ, बता रहे हैं, लेकिन वही इसी केयरफुल रहें, हम खुद भी केयरफुल रहेंगे। अच्छा चले, फिर मेरे ख्याल में शॉर्ट स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगर शौक तो एक तरफ से मिल ही चुका है, एक और छोटू सा शौक भी है कि रुखसत होती हुई हंसते हैं, जो गर्मी थी ना फिर से लौट आई। वैसे रुखसत होती कोई भी चीज लौट आए तो मजा आता है। कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। आप अभी रुखसत होके चली जाइए, वापस आइए तो आपको खुशामदीद कहेंगे। लेकिन गर्मी अगर जा रही थी वापस आ रही है तो उसको कौन खुशामदीद? इस्लामाबाद वालों को कहेंगे गर्मी वापस आ रही है तो वो खुशामदीद कहेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा ठंड हो चुकी है ना। अच्छा, वैसे वाकई ये बात है, लेकिन कराची के शहरियों ने जो है ना वो मंगल को 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता हुआ दर्जा हरारत देखा। उन्होंने महसूस किया, जो कि बहरा अरब में हवा के कम दबाव की वजह से था। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 4 से 5 रोज भी गर्मी की ये लहर जारी रहेगी, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो 30 to 40 के दरमियान ही रहेगा और जो हवा का रुख होगा वो शुमाल मगरब की जानिब पे रहेगा। दीगर अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में बहरहाल आज मुझे ब्लैंकेट रख के सोना पड़ा, ओढ़ के सोना पड़ा, फैन के बगैर ब्लैंकेट रख के प्रॉपर। तो इस्लामाबाद का हालात तो बेहतर है, बाकी कराची वालों आप लोग देखिए। निम्रा ने आपको बता दिया कि कराची में जाती गर्मी लौट आई। अगर कराची में आपको गर्मी लग रही है तो आपके लिए आसान ऑप्शन ये है कि वहां से फ्लाइट पे बैठिए, फिर ट्रेन पे बैठिए, जिसमें भी बैठना है। अरे नहीं भाई, इधर भी पॉपुलेशन हो जाएगी ज्यादा, फिर इधर भी गर्मी हो जाएगी। कुछ दिनों के लिए आइए, यहाँ से सर्दी वापस स्टोर करके कराची ले जाइए। 4 से 5 दिन निम्रा ने आपको बताया कि मौसम ऐसा ही रहेगा, तो 4-5 दिन बाद आप वापस चले जाइएगा, कोई मसला नहीं है। सही बात है। अच्छा, निम्रा ने बात की है गर्मी की, तो मैं आपको सर्दी की बात बताता हूँ। सर्दी की बात यह है कि पाकिस्तान के मुहिम जो हैं, जिनका नाम सरबाज खान है, उन्होंने 14 बुलंद तरीन पहाड़ियों को बगैर इजाफी ऑक्सीजन के सर किया। और ये पाकिस्तान के पहले जो है बंदे बन गए हैं, पहला पाकिस्तानी बनने का इनका एजाज है ये कि इन्होंने ये काम किया। और इसके अलावा दूसरी खबर भी चोटियों की है। शहरोज काशिफ हैं जिन्होंने चाइना की एक चोटी है, शशापांगमा, पता नहीं कैसा नाम है ये, शशापांगमा एग्जैक्टली। मैंने भी वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन देखी थी, लेकिन अभी जब वो वापस बोलने में आ रहे हैं तो वो हमारी जुबान से फिसल जाती है। इसकी 8000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई थी और तमाम पहाड़ियों को सर करने वाले सबसे कम उम्र को पैमा होने का एजाज हासिल है। काशिफ की मुंजो की अगर निम्रा बात की जाए तो 2019 में
इन्होंने इसका आगाज किया, उन्होंने एवरेस्ट की, उसके अलावा दीगर मशहूर K2 चोटियों को भी भी किया इन्होंने। सर्च किया है। K2 भी किया, एवरेस्ट किया, K2 भी किया, राकापोशी भी किया होगा, नागा Yes. पर्वत भी किया होगा। डेफिनेटली तमाम तर 14 पहाड़ियाँ यही आती हैं और ये उनका जो अज़म है, उनका जो हौसला है, उसको मेरे ख्याल और भी ज़्यादा बढ़ाती है। और पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनके लिए मिसाल बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये जितनी भी हाइकिंग है निमरा, या आप फिर चोटियों को सर करने के लिए जाते हैं तो इसमें आपको पाकिस्तान में कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस हवाले से कुछ नहीं करती, ये सारा कुछ आपको खुद करना पड़ता है। और साथ साथ आप अब कोई बिजनेस भी कर रहे होते हैं, कोई जॉब भी कर रहे होते हैं, तो इस तरह के लोगों को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि अपने पल्ले से वो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली आपको मुझे बात करने का मौका भी देते हैं और साथ पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो दोनों नाम रोशन करते हैं तभी हम उनकी बात करते हैं कि ये हमारे स्टार्स और उनको हम हाईलाइट करते हैं। मजीद कुछ स्टार्स की बात हो जाए, अब इस्लामाबाद की नाज़रीन एक निजी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो भी ऐसे ही जैसे आपने मिसाल दी अभी लास्ट में माउंटेनर्स की पाकिस्तानी, अब स्टूडेंट्स भी पाकिस्तान के बहुत टैलेंटेड हैं। ये जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं इन्होंने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो कि हवा से पानी निकालती है, जिससे पाकिस्तान में पानी की कमी का मसला, हमने बल्कि एक इस तरह के प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स को बुलाया भी था, यहाँ पे लेके भी आए थे जी, वो लेके भी आए थे अपनी डिवाइस। तो ये भी वैसे एयर से वाटर एक्सट्रैक्ट करने की इन्होंने डिवाइस बनाई है। ये मशीन जो है वो ह्यूमिडिटी जो होती है, जो नमी का तनासुब होता है हवा में 60%, उसको पीने के खालिस पानी में भी तब्दील कर सकती है। और इसकी जो कीमत है बोतल के पानी वो 70% कम हुआ करेगी। इसमें सोलर एनर्जी यूज होती है। हाँ जी, सोलर एनर्जी से चलने वाली ये डिवाइस ऑब्वियसली हैरत अंगेज है। 0.50 रुपए फी लीटर की लागत पर ये पानी फराहम करती है। और ये मकामी लोगों के, मेरे ख्याल में अगर ये बड़ी तादाद में पानी प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएं तो फिर बहुत से मसाइल कम हो सकते हैं पानी के। खासतौर पे आपको पता है अगर ये सिंध वगैरह इंटीरियर के जो हमारे इलाके हैं वहाँ पे अगर चली जाए इस तरह की डिवाइसेस का इस्तेमाल तो फिर तो काफी हद तक ये बेहतर हो जाएगा। वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है। आप वैसे ठीक भी कह रही हैं, लेकिन एक है कि कमर्शियल होने के बाद ये तो चीज़ महंगी मिलेगी। और जिस तरह आपने इसकी कॉस्ट बताई है, कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम इस फार्मूले को ना अपने तक महदूद रखते हैं, हमारे जो बैरिया के स्टूडेंट हैं इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया को नहीं बताते, तो जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा आपको मैं बताता चलो निमरा महंगा है। सो वहाँ पे हम पानी को आगे बेच भी सकते हैं और वहाँ का पानी अगर हम वहाँ पे बेचेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा हो जाएगा हमारी इंडस्ट्री के लिए। और ये बड़ा अच्छा है। और मैं निमरा ये कोशिश भी करूँगा कि ये जो बच्चे हैं इनको यहाँ पे बुलाया भी जाए, इनके साथ गपशप भी की जाए, क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे आ चुके हैं जो कि नई नई इजादात करते हैं, नई नई चीज़ें करते हैं, तो उस वजह से भी मुझे लगता है कि इनको बुलाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आगे भी बढ़ते हैं, आपके साथ मजीद स्टोरीज शेयर करते हैं जी। आपके और हमारे हम सब के जो है वो डक्की भाई यूट्यूबर सादुर रहमान, डक्की भाई जिनको जानते हैं सब, और उनकी अहलिया उरूब जुतोई जो है वो पुलिस की हिरासत में। उसके बाद मुतअद्दिद खबरें भी आ रही हैं। लाहौर के मॉडल टाउन में एक जो है वो आप कह सकते हैं कि हथियार दिखाने पर उन्होंने CIA ने कार्रवाई की, उनकी बेगम को हिरासत में लिया गया, लेकिन उन्हें इस मवाद को हटाने के बाद रिहा भी कर दिया गया था और उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इकदाम था। सोशल मीडिया पे अगर आपका कोई इन्फ्लुएंस है तो आप उस इन्फ्लुएंस को इस तरह इस्तेमाल करेंगे जिस तरह की ये फजूल किस्म की चीज़ें हैं, ये कभी भी किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को नहीं करनी चाहिए किसी किस्म का भी, अगर वो इन्फ्लुएंस रखते हैं तो। ये खैर खबर थी सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई के हवाले से ना बहुत सारे तनाज़ात आते रहते हैं। डक्की भाई का जब हम यूट्यूब चैनल देखते हैं तो मुझे लगता है कि इनका और उरूज का कोई काम नहीं होता। सुबह से लेकर शाम तक व्लॉगिंग करते रहते हैं। उसमें कभी ये असला भी दिखाते हैं, कभी ये बताते हैं कि हम उस पे तो कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, कभी ये असला भी दिखाते हैं, कभी कहते हैं कोई नाराजगी होगी उसको राजी भी करते हैं। लेकिन सारी चीज़ होने के बावजूद भी आप अगर इतने बड़े यूट्यूबर हैं जिसमें 8 मिलियन से ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर हैं, तो आपको कम से कम जो अपनी कम्युनिटी है उसका ख्याल रखना चाहिए। आपको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत सारे निमरा ऐसे लड़के होंगे जो कम उम्र लड़के होंगे जो डक्की भाई को फॉलो भी करते होंगे। जिस दिन वो असला निकालेंगे, जिस दिन कोई भी चीज़ निकालेंगे, तो डेफिनेटली डक्की भाई मेरा ख्याल है कि उनके अगर आइडियल होंगे तो वो उनको इंस्पायर भी कर रहे होंगे। जी, इंस्पायर कर रहे होंगे कि आप असला लें, उसकी गैर ज़रूरी तौर पे इलीगली उसकी नुमाइश करें और उसका इस्तेमाल करो, खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे। एक फॉर एग्जांपल गन ही है और आपसे वो अगर गलती से भी चल गई तो चल गई, बिल्कुल ऐसी है। तो खैर इसीलिए जो होता है हथियार इलीगल वो किसी वजह पे ही होता है। खैर अच्छा, दुनिया का पहला हाइपरसोनिक जेट टेस्ट के लिए भी तैयार है, जो कि लंदन से न्यूयॉर्क तक सिर्फ 1 घंटे में सफर करने की सलाहियत रखता है। तो ये जो जेट है वो वेनिस एरोस्पेस के जरिए तैयार किया गया है। आप इसमें कह सकते हैं कि मार्च 6 और ये 3600 mph की रफ्तार तक पहुंच सकता है, जो कि आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा है।
दैट्स ग्रेट। स्पीड ऑफ साउंड उससे भी ज़्यादा अच्छा। ये जो एरोस्पेस का मंसूबा है वो अगले साल अपने जो इनका एक आप कह सकते हैं कि इंजन टेस्ट की होगा। टेस्टिंग भी करेंगे, तो इसका मकसद जो होगा वो हाइपरसोनिक सफ़र को तिजारती और दिफाई शोबों में मुतारिफ करवाना है। Exactly. मेरे ख्याल में तो ये आप सुपरसोनिक। और इसके बाद मेरा ख्याल है कि जहाज़ों की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक आपने बताया भाई, कि 1 घंटे का सफ़र है। हाँ जी, न्यूयॉर्क कहाँ पे है, लंदन कहाँ पे है, 1 घंटे का सफ़र। और फिर जहाज़ों के ज़रिए जो लोग सफ़र करते थे उस वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल सफ़र हो जाएगा और ये थोड़ा न्यू सफ़र हो जाएगा, और ये मेरे ख्याल से ऐसे ही ज़्यादा है। महंगा होगा जहाज़ों की निस्बत। आगे बढ़ते हैं जी, अगली स्टोरी के हवाले से आपको बताते हैं कि अगली स्टोरी क्या कुछ है। अगली स्टोरी ये थोड़ा सा उदास स्टोरी है, क्योंकि ये जिन शख्सियत का मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ, ये भारत के बहुत ही मारूफ बिजनेसमैन थे, वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली इन इंडिया। रतन टाटा की बात करूं, जो कि 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इससे कबल अगर रतन टाटा की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिन्होंने उनकी जो इंतकाल हुआ उसके ऊपर ताज़ियत भी की है। ये मुंबई के एक हॉस्पिटल में इनका इलाज हो रहा था, और उस इलाज के वक्त ही रतन टाटा साहब इंतकाल कर गए हैं, और आईसीयू में इनको रखा गया था, लेकिन क्या कहते होते वक्त उनका जांबर बराबर नहीं था, हुए, वो जांबर नहीं हो सके। इनके इंतकाल पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा है कि रतन टाटा एक साहिब बसीरत कारोबारी शख्सियत थे और गैर मामूली इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे मारूफ कारोबारी इदारों से एक मुस्तहकम फराम की थी, और इसी वजह से पूरा भारत इस वक्त शोक मना रहा है। और रतन टाटा के हवाले से एक और एडिशन करता चलूं कि रतन टाटा हो गए या अंबानी हो गए, ये एक ही लेवल के बिजनेसमैन हैं, लेकिन रतन टाटा अगर 100 रुपया कमाते थे, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसमें 66% वो खैराती काम करते थे, गरीबों की मदद करते थे। अपने जो वहाँ पे डिप्राइव्ड कम्युनिटी थी उसकी अगर बात की जाए तो उसकी मदद करते थे, तो 33% वापस बिजनेस पे लगा देते। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं भारत में भी जो बिलीवर हैं, लेकिन वो ये काम नहीं करते थे, और ये 66% खैराती काम करते थे। और मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई काम इनके आखिरत में ज़रूर काम आएगा। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और अब मजीद आगे बढ़ते हैं, आपके साथ कोई और स्टोरीज भी शेयर करते हैं। दुनिया भर में तकरीबन 80% लोग हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं करते। हालांकि फ़ज़ाई सफ़र में इजाफा हुआ है, लेकिन बहुत से अफराद अभी भी जो है वो दीगर ज़राए नकलो हमल पर ही डिपेंड करते हैं। हम लोग अगर अपनी देखें, इसकी जो वजह होती है या तो वो कॉस्ट हो सकती है, उसके अलावा लोकेशन हो गई, एक्सेसिबिलिटी होती है, या बुनियादी वजूहात। ये तो बुनियादी वजूहात हैं, लेकिन कई लोगों के लिए फ़ज़ाई सफ़र अब भी एक अय्याशी की हैसियत रखते हैं। मतलब वो एक जो परसेप्शन बनी हुई है कि भाई ये तो बहुत ही, अगर कोई अमीर उमरा, और वाकई बात भी ठीक है क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो लोग इस सहूलत से ज़्यादातर महरूम रहते हैं। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने शेयर किया आपके साथ, 80% लोग अभी तक जहाज़ों का सफ़र ही नहीं कर रहे, और जिसमें रीजंस बहुत सारी हो सकती हैं, कॉस्ट की हो सकती है, जिस तरह आपने सारी रीजंस बताई, लेकिन 80% लोग जहाज़ का सफ़र नहीं करते। और हम जब एयरपोर्ट में जाते हैं, मतलब वो मुझे तो 20% नहीं लग रहे होते, टू बी फ्रैंक स्पीकिंग। इसलिए लगता है शाम के टाइम आप जाएं तो पूरा पाकिस्तान ही यहाँ से ट्रैवल कर रहा होता है। कुछ सोचें वो हंड्रेड्स के हिसाब से लोग 100 के हिसाब से होते हैं, तो वो ज्यादा लग रहे होते हैं, लेकिन करोड़ डेट इज मेरा ख्याल है कि क्वाइट इस तरह। हाँ, एक और बड़ा एलिमेंट होता है, जाना एक बंदे ने होता है, छोड़ना 150 बंदा जाता है पाकिस्तान में। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, पाकिस्तान में होता है, इंडिया में होता है, और इसी वजह से सिस्टम है ना यहाँ पे, बड़ी रश होती है, फैमिली सिस्टम है। या फिर अगर 150 बंदा ना भी जाए ना, तो ये कह सकते हैं 5 बंदे तो जरूर जाएंगे जो उस गाड़ी में आ सकते हैं। अगली खबर के हवाले से डिस्कस करते हैं। अगली खबर एक दर्दनाक खबर है, अफसोस खबर है, जिसमें गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों का 1 साल मुकम्मल हो चुका है। 1 साल के दौरान जंगी जराइम पर मबनी इजरायली बमबारी से गजा के 41,870 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा से अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली बमबारी से फ़लस्तीनी शुहदा में 59% बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी शुहदा में 16,756 बच्चे और 11,346 ख़वातीन शामिल हैं। बिल्कुल जी, ये थी हमारी कुछ शॉर्ट स्टोरीज जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अब मेरे ख्याल में हम क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपसे गपशप को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। अब हम बात करेंगे एक पॉजिटिव खबर की जो कि पाकिस्तानी मुआइशत को लेके है, पाकिस्तान की इकॉनमी है उसके हवाले से हमें बताया जाता था, बल्कि हम सुनते भी थे, रिपोर्ट भी करते थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है। लेकिन अब अच्छी खबर ये आ रही है कि सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की क़यादत में आला सतह का वफ़द 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच चुका है। सऊदी वज़ीर खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ 130 सरमायाकार इस्लामाबाद पहुँचे हैं। वफ़द में तवानाई, कानकुनी, मादनियात, ज़राअत, बिजनेस, सियाहत, सनत और अफरादी कुव्वत समेत मुख्तलिफ शोबों के हुक्काम और कंपनियों के नुमाइंदे शामिल हैं। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो चीनी वज़ीर आज़म के मुतवक्को दौरे पर पाकिस्तान में डेट की रीप्रोफाइलिंग के MOUs पर साइन होंगे, दस्तखत होंगे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने CPEC के तहत बिजली मनसूबों के कर्जों की रीप्रोफाइलिंग की तजवीज़ दी है। डेट रीप्रोफाइलिंग से पाकिस्तान की मजमूई अदायगी का बोझ 1 अरब 22 करोड़ डॉलर बढ़ जाएगा। अदायगी में 5 साल तोसी से अदायगी का हुजम 15.4 अरब से बढ़कर 16.62 अरब डॉलर्स तक हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड और चीनी कंपनियां MOU पर दस्तखत करेंगी। ज़राए का ये भी कहना है कि डेट रीप्रोफाइलिंग में 3 साल तक चीन को अदायगी ना करने की तजवीज़ भी शामिल है और डेट रीप्रोफाइलिंग MOU की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। और ख्याल रहे कि शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा, जिसमें चीनी वज़ीर आज़म भी शिरकत करेंगे और उनकी 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का पहला दौरा पाकिस्तान होगा। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और ये तमाम तर मामलात जिनसे हसनैन ने आपको बड़े अच्छे अंदाज से आगाह किया है, उस पर बात करने के लिए शाहिद हमारे साथ मौजूद है। शाहिद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। शायद ये बताइएगा कि जो सऊदी वफ्द इस वक्त पाकिस्तान आया है, उसके अलावा फिर हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करेंगे चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे आएंगे। अब इकोनॉमिकली देखा जाए तो पाकिस्तान की पोजीशन हमें लगता है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये प्रोजेक्ट्स ये आगे बढ़ जाते हैं, तो ये डेवलपमेंट्स होने के बाद इकोनॉमिकली पाकिस्तान कहीं पर स्टैंड आउट करेगा। आपको ये पेशरफ्त कैसी लगती है सऊदी वफ्द वाली? देखिए, सऊदी अरब का जो वफद पाकिस्तान आज पहुंचा है, सऊदी वज़ीर तिजारत की सरबराही में रात से बल्कि पाकिस्तान में आया हुआ है और आज से उनकी एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट होनी है। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए इंतहाई अहम मोड़ है इस वक्त। जब देखें कि IMF ने भी पाकिस्तान के लिए जो कर्ज प्रोग्राम है उसको उसकी मंजूरी दे दी है और पाकिस्तान को पहली किस्त मिल चुकी है। तो इस पूरी सूरत हाल में ये जो दोस्त ममालिक थे ये इसी वजह से रुके हुए थे कि IMF की तरफ देख रहे थे कि IMF पाकिस्तान के साथ क्या करता है और IMF इनकी तरफ देख रहा था। फिर इन ममालिक की यकीन दहानी के बाद IMF की तरफ से पाकिस्तान को जो है 7 अरब डॉलर का जो कर्ज मंजूर हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो एक पटड़ी पर जो है दोबारा से चढ़ आई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो रेल है और उसके बाद इस वक्त ये सूरत हाल है, ये जो सऊदी अरब की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है ये एक इंतहाई अहम है। इसमें देखें IT का शोबा है, इसके अलावा पेट्रोकेमिकल का शोबा है, एग्रीकल्चर का शोबा है, जिसमें सऊदी जो है इन्वेस्टर्स जो हैं वो बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और आज अहम MOUs पर जो है वो साइन होने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो मुलाकातें होंगी और वज़ीर आज़म ने भी आज एक जो है वो इशाइये का आज वज़ीर आज़म जो है वो एक मुकामी होटल में इस वफद की उसके एजाज में इशाइया रखेंगे। तो ये एक बहुत अहम है कि पाकिस्तान के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है। इसके बाद जो है जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि चीन के वज़ीर आज़म जिस तरह पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान के जो CPEC के तहत जो हमारे कर्जे थे उनकी प्रोफाइलिंग के हवाले से जो बात हो रही है, तो अगर ये हो जाता है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए कोई वजह ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो ग्रो ना करे और पाकिस्तान जो है वो तरक्की ना करे और पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी इस्तेहकाम है वो आगे न चले। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी बात यह है कि सियासी इस्तेहकाम होना पाकिस्तान के शाहिद साहब, मैं आपकी सारी की बातों से एग्री करता हूँ, सियासी इस्तेहकाम भी होना चाहिए। लेकिन हम सऊदिया को या फिर किसी भी मुल्क को जब अपने मुल्क में बुलाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, हम उनको ऑफर क्या कर रहे हैं? महंगी बिजली के साथ वो यहाँ से किस तरह चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, फिर गैस के हालात आपके सामने हैं, इंडस्ट्री के हालात आपके सामने हैं। सो हमने अपने आप को भी तो ठीक करना है, क्यों नहीं वो हमें छोड़ के बांग्लादेश चले जाते हैं, किसी और मुल्क में चले जाते हैं? जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल जो बात आपने की ठीक बात की है। लेकिन इस वक्त हुकूमत जो है, हुकूमत ने एक स्पेशल कमेटी बनाई हुई है जो IPPs के साथ बात कर रही है और 5 IPPs को राजी भी कर लिया गया और शायद कुछ दिनों में उनके साथ ये एग्रीमेंट हो जाएगा कि IPPs जो हैं वो हुकूमत के साथ वायदा कर लेंगे और सस्ती बिजली देना शुरू हो जाएंगे। तो ये मामलात हुकूमत जो है वो अपने हाथ में लेने के लिए कोशिश कर रही है। इसके अलावा हुकूमत ने जो है
इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो बनाई है। और दूसरी बात जो आपने की गैस के हवाले से, वाकई पाकिस्तान में गैस इस वक्त जो है वो इंतहाई कम है, लेकिन हुकूमत जो है इसके लिए भी काम कर रही है। और IPP गैस सॉरी ये जो कासा 1000 था उसके ऊपर काम किया जा रहा है। और दीगर जो है पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो सब कोशिश कर रही है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात पाकिस्तान की के अंदर सियासी इस्तेहकाम होना जरूरी है। और ये जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं ये यहाँ आकर अभी हमारे इब्तदाई मुआहदे जो हैं वो तो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद उनकी नजर भी पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम पर ही होगी कि पाकिस्तान के अंदर कितना सियासी इस्तेहकाम मौजूद है। अगर सियासी इस्तेहकाम मौजूद होता है तो ये इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी और पाकिस्तान के अंदर जो है दीगर सरमायाकार भी आएंगे। जिस तरह रूस के वज़ीर आज़म जो है उन्होंने भी पाकिस्तान का दौरा करना है और SCO का जो अहम समिट होने जा रहा है, पूरी दुनिया की नजरें इस पर लगी हुई हैं क्योंकि ये एशिया का जो है सबसे मजबूत फोरम है जिसके ऊपर तमाम ममालिक मिलकर बैठते हैं और एशिया की तरक्की के लिए जो है इसके ऊपर सोचते हैं। तो मेरे ख्याल में ये अगर ये समिट भी कामयाबी से पाकिस्तान इंशाल्लाह ये करा लेगा तो इससे पाकिस्तान का इम्पैक्ट जो है ज्यादा बेहतर होगा और दीगर इन्वेस्टर्स जो हैं और सरकारी सतह पर भी और प्राइवेट इन्वेस्टर जो हैं वो यहाँ पर आएंगे और जो इसके अलावा जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगी। जी ठीक, अच्छा शायद ये बताएं कि फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने इस बात का इंदिया दिया कि 1 जुलाई से मोस्ट प्रोबेबली जो है ज़राई शोबे पर टैक्स का इतलाक भी हो जाएगा। अब इस फैसले के बाद तो किसान पे बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, आप क्या समझते हैं कि मैं ठीक कह रही हूँ या नहीं? देखें जो छोटा किसान है वो तो मुतासिर होगा इससे, लेकिन जो बड़े हमारे मुल्क के अंदर जो जागीरदार हैं और अगर हम देखें तो उनके ऊपर अगर ये टैक्स लगे और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होगा कि ज़री शोबे के ऊपर जो है टैक्स लगाया जाएगा और वो टैक्सेशन के निज़ाम के अंदर ज़री शोबे को लाया जाएगा। अभी 1 जनवरी को तक जो है पाकिस्तान सूबों ने, क्योंकि ये जो ज़री टैक्स का जो शोबा है ये टोटल सूबे इसको देखेंगे और सूबों ने ही इसको इम्प्लीमेंट करना है और सूबाई असम्बलियों में ही इसकी कानून साजी की जानी है। तो उसके लिए कानून साजी जो है वो 1 जनवरी तक होगी और 1 जुलाई 2025 से जो है ये लागू हो जाएगा। अच्छा। और यानी अगले जो माली साल है उससे ये लागू होना है और IMF के साथ पाकिस्तान ने यही कमिटमेंट की थी कि हम अगले माली साल से जरी, इससे ये होगा कि सूबे मजबूत होंगे और ये टैक्स जो है वो सूबों के पास ही जाना है, वफाक के पास इसमें से कुछ नहीं आना। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ये जो बड़े जागीरदार हैं अगर उनको टैक्स के निजाम में लाया जाता है, एक फैमिली जो है वो लाखों एकड़ और हजारों और सैकड़ों मुरब्बों को की मालिक है और वो अगर उससे करोड़ों रुपए सालाना कमाती है तो उसको अगर टैक्स के नेट में लाया जाए मेरे ख्याल में इसमें कोई मसला नहीं होगा। हाँ, छोटा किसान इससे जरूर मुतासिर होगा, ये बात आपने दुरुस्त की है और उसको इस सिस्टम से निकालने के लिए जब कानून साजी होगी और ये मामला आगे बढ़ेगा और ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा तो मेरे ख्याल में हुकूमतें इस पर मिल बैठकर सोचेंगी भी, क्योंकि मुल्क के अंदर इस वक्त सियासी हुकूमतें कायम है तो सियासी हुकूमतें जब उनको अवाम की तरफ रुजू करना है तो वो उस अच्छा शायद मुझे ये बताइएगा कि कल आपकी वजीर खजाना से भी मुलाकात हुई, उस मुलाकात में और क्या क्या चीज़ें वजीर खजाना आपको बताते हुए नजर आए, क्योंकि देखा है हमने टैक्स के हवाले से वो बहुत ज़्यादा सख्तियाँ करना चाहते हैं। अब ज़री टैक्स की भी बाज़गश्त है, ज़री टैक्स के बाद यकीनी तौर पे ठीक है अच्छा लगना चाहिए, लेकिन सब्जियों की कीमत में आप देखेंगे एक होशरबा इजाफा भी होगा। तो ये तमाम तर चीज़ें जो कंट्रोल करनी है उसको वो किस तरह कंट्रोल करेंगे, क्योंकि मार्केट कंट्रोल तो है नहीं हमारे पास। जी बिल्कुल, कल पार्लियामेंट हाउस के जी शाहिद आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आपको मेरी आवाज जी आ रही है? जी बिल्कुल जी, कल वजीर खजाना और चेयरमैन FPR थे वो कल सेनेट की कायमा कमेटी जो फाइनेंस है उसमें आए थे और उसके बाद उन्होंने मीडिया से वहां गैर रस्मी गुफ्तगू की है जिसमें चेयरमैन FPR ने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो हमने डेडलाइन दी है उसके बाद से जो है हम सख्ती करेंगे और जो हमने एक्सटेंशन दी थी टैक्स रिटर्न जमा कराने के अंदर 14 अक्टूबर तक की, उसके बाद हम सख्ती करेंगे और उसके बाद जो है सख्त इक़दाम उठाए जाएंगे। जबकि वज़ीर खजाना से जब ये सवाल पूछा गया ज़री उसके हवाले से तो उन्होंने यही बताया कि ये 1 जुलाई से हम लागू करने जा रहे हैं। उनसे IPPs के हवाले से भी सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि ये जो IPPs हैं जो हमसे बातचीत कर रहे हैं इन्होंने आज खुद जो है ये बातचीत का आगाज हमारे साथ किया है और वो खुद जो है रज़ाकाराना तौर पर जो है इस मुआहदे से निकलना चाहते हैं। तो उनसे इस हवाले से बात हुई और चीनी वज़ीर आज़म के दौरा पाकिस्तान के हवाले से जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम होगा कि एक चीनी वज़ीर आज़म यहाँ पर आ रहे हैं और अगर हम उनके साथ
इब्तदाई जो MOUs हैं वो हम जो हमारे उनके साथ जो डेट रिफॉर्मिंग के हवाले से, अगर हम उनके साथ डेट प्रोफाइलिंग के हवाले से अगर हम उनके साथ ये इब्तदाई मुआहदा भी कर लेते हैं तो हमारे लिए इंतहाई अहम होगा। जो इसके अलावा जो हतमी मुआहदा है वो तो पूरे डेट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखने के बाद, उनका तजिया करने के बाद होगा, लेकिन इब्तदाई तौर पर अगर चाइना इसके ऊपर रजामंद होता है तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था इंतहाई अहम मोड़ होगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी आइंदा चंद सालों में जो है आपको तरक्की करती हुई और दुनिया के अहम ममालिक में मुआशी तौर पर पाकिस्तान शामिल होता हुआ नजर आएगा। चलो ठीक हो गया शायद, बहुत शुक्रिया आपका मैं ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत एक शाहिद अजमल हमारे साथ मौजूद थे और उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से तो हमने ब्रेक से पहले बात की थी हसनैन, लेकिन अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, जो कि नए रुख इख्तियार कर भी रही है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुरानी ही चली आ रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी हसनैन जो है उन्होंने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को इस्लामाबाद तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक सदर पाकिस्तान और गवर्नर जो हैं वो मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल पर उनकी गौर का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की। JUI के जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी मुसवदा है और मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। अब अगर दूसरी जानिब हम देखें तो इंटीरियर मिनिस्टर हमारे वो ये कहते हैं कि PTM का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, पश्तून मूवमेंट की जो बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कलअदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की सरगर्मियों पर पाबंदी का ऐलान भी कर दिया है और उस पर अमल दरामद करने के हवाले से बात भी की और ये भी कहा गया कि शनाख्ती कार्ड भी आपका ब्लॉक हो जाते हैं अगर आप PTM को सपोर्ट करते हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है उसको। बिल्कुल ऐसे ये सियासी हलचल है, बिल्कुल ऐसी है। इसी हवाले से बात करते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है। पराचा साहब, आपको खुश आमदीद कहती है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं उस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा जो आवाम सुनना चाहती है, आइनी तरमीम के ऊपर। अच्छा, जब मेरा एक सवाल है कि जब गवर्नमेंट जाती है फजलुर रहमान साहब के पास वो भी खुश होकर आती है, जब PTI फजलुर रहमान साहब के पास जाती है वो भी खुश होकर आती है, जो भी जाता है वो कहता है फजलुर रहमान साहब तो आज उन्होंने हमें मुतमईन कर दिया, इसकी क्या वजह है सर? जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। मौलाना फजलुर रहमान साहब ही की तो कामयाबी है कि दोनों साइड अगर खुश होकर उनसे निकल के आ रही हैं, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मौलाना साहब आइनी तरमीम चाहते हैं। मौलाना साहब खुद भी कह रहे हैं कि आइन में तरमीम होनी चाहिए और एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल अगर पार्लियामान है और पार्लियामान कानून साजी या आइन में अमेंडमेंट नहीं कर सकती तो फिर पार्लियामान किस लिए वजूद में आई। खुद ही तरामीम के मुखालफिन कहा करते थे कि MNA या सेनेटर्स का काम ये गलियां और नालियां बनाना नहीं है, इनका काम कानून साजी है। अब जहां तक मौलाना साहब की बात है, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी रिजर्वेशन है। उनकी दो मेन रिजर्वेशन हैं। नंबर 1, वो कहते हैं कि ये हेस्ट में ना पास करवाई जाए, क्योंकि वो 13-14 वाली रात को तो लग रहा था कि जल्दबाजी हो रही है क्रिटिक्स को। और दूसरी उनका तहफ़्फ़ुज़ है कि कोई पर्सन स्पेसिफिक ना हो। अब पीपल्स पार्टी जो एफर्ट कर रही है मौलाना साहब के साथ मिलकर एक मुश्तरका मसवदा तैयार करने के लिए, यानी एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो कि फिर नून लीग के साथ भी शेयर होगा, तो इन द बैकग्राउंड तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ये बातचीत चल रही है, आना जाना भी चल रहा है। लेकिन ऑब्वियसली जब हुकूमत अगर तरमीम नहीं करवा सकती, हुकूमत इतनी एफर्ट नहीं कर सकती, तो फिर हुकूमत को तो खुद सोचना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा शौकत साहब, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी तो कह रहे हैं कि मौलाना मान गए थे अदालती इस्लाहात पे भी, आईनी अदालत पे भी वो रजामंद है, तो फिर मसला कहाँ पे, रुकावट कहाँ पे आई? लेकिन ये तो मैं भी आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मौलाना साहब इन प्रिंसिपल मुखालिफ नहीं है
ठीक इन है। इस्लाहात के, और ना ही लेकिन आईनी फिर हाफिज अदालत के। अब्दुल्ला वो साहब का आप कल का बयान देख लेना, वो मतलब बयान सुनने के बाद तो लगता है कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो इस हक में नहीं है। अगर पीटीआई वाले भी मुतमैन होके बाहर आ रहे हैं तो पीटीआई को भी तो यही बात की होगी ना उन्होंने। व्हाट इफ के मौलाना साहब के दोनों तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत दूर कर देती है कि ये तरमीम जो है वो पूरी डिस्कशन हो उस पे, पार्लियामान में एक दो दिन उस पे बात हो, और फिर कोई पर्सन स्पेसिफिक ना हो कि जरूर हमने फलां शख्स को बनाना है आईनी अदालत का सरबराह या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सरबराह। देखें, एक बड़ा मौलाना साहब का डिमांड था, वो ये था कि जो पार्लिमानी कमेटी है जजेस की तैनाती के हवाले से, वो उसके पास कोई पावर नहीं है और सारी पावर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है जजेस तैनाती के हवाले से। मौलाना साहब की ख्वाहिश थी कि इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, इस तरह से पार्लियामान को से मिल जाएगी जजों की तैनाती में। तो वो तो हुकूमत राजी है, इसलिए ये जो इत्मीनान से बाहर निकल आते हैं या हाफिज अब्दुल्ला साहब, ये सियासी बयानात होते हैं, ये प्रेशर डालने के लिए होते हैं, ये मोर ग्राउंड रीटेक करने के लिए होते हैं, ऐसे बयानात आते रहे। अच्छा प्राच साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह की आपकी बातें हैं और जिस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि मौलाना को आईनी अदालत से कोई सरोकार नहीं है, वो कहते हैं कि आईनी अदालत बननी चाहिए, उसके जो जुजियात हैं जिसमें फौजी अदालतें आती है, इंसानी हकूक़ की बात होती है, वो उनको कट करके अपना मुसव्वदा लाएंगे और उन्हीं के मुसव्वदे के ऊपर आईनी अदालतें बन जाएंगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि आईनी अदालतें बने। बिल्कुल, ये जो जल्दबाजी वाला भी ताना खास तौर पर आईनी अदालत पे दिया जा रहा है, ये कोई आज की बात तो है नहीं। 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इस पर साइन हुआ था बाकायदा। जो आज इत्तेहाद की हुकूमती इत्तेहाद में दो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ हयात हैं, अल्लाह उनको और जिंदगी दे, बीबी शहीद हो गई, उन्होंने बाकायदा ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया था, प्लेज किया था कि हम मुल्क में आईनी अदालत बनाएंगे। और अगर 60,000 इस एंगल से क्यों नहीं देखा जा रहा कि 60,000 मुकदमात पेंडिंग पड़े और वो हर साल बढ़ रहे हैं, और सारा दिन जो है वो पॉलिटिकल केसेस आ जाते हैं। तो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट? अब बाकी जो ह्यूमन राइट्स की चीजें हैं या दीगर जुजियात हैं, वो इसी वजह से तो ये मामला डिले हो रहा है, ताखीर का शिकार हो रहा है कि अगर एक कंसेंसस हो जाए कि हम ह्यूमन राइट्स वाले मामला को नहीं टच करें या जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखें, अभी तक मतलब है कोई दावा करे कि मैंने वो तरामीम देखी हैं, किसी ने भी नहीं देखी। वो शेयर की गई हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, और वो भी मैं आपको बात बता दूं कि लॉ मिनिस्टर के, पता नहीं कहना भी चाहिए, बात करना भी चाहिए या नहीं, लॉ मिनिस्टर के किसी ऑफिशियल ने या उनके पीएस ने या उनके किसी स्टाफ ने वो कामरान मुर्जा साहब को वो ड्राफ्ट भेजा था व्हाट्सएप, अब जिसकी कोई हैसियत भी नहीं होती। कल को कोई कह सकता है कि किसी ने वैसे उठा के आपको भेज दिया, ये तो ड्राफ्ट है ही नहीं। लेकिन जो ब्रॉड कंटूअर्स हैं, ब्रॉड कंटूअर्स में तो फिर ये बातें हैं जो हम कर रहे हैं इस वक्त बैठकर, और कुछ उनकी जबानी बातें हो रही हैं, कुछ जराए हमें बता देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा पराचा साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, हुकूमत अभी इस पोजीशन में है कि मौलाना फजलुर रहमान की तायीद के बगैर, उनकी सपोर्ट के बगैर अपने नंबर्स पूरे कर सकेगी आईनी तरमीम के लिए, या फिर मखसूस नशिस्तें, या फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो MNAs वगैरह हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 63A के बाद, फैसले के बाद, तो क्या ये मखसूस नशिस्तें पांसा पलट सकती हैं या मौलाना की अभी बहुत शदीद ज़रूरत है? शदीद जरूरत हो या ना हो, हुकूमत नहीं चाहेगी कि मौलाना को उस एक्सट्रीम पे किया जाए जिसमें वो बिल्कुल पीटीआई के कंटेनर पे चढ़ जाए। तो अच्छा। मौलाना को हुकूमत इंगेज करेगी और इन्हीं तरामीम में इंगेज करेगी, और इसी में अगर कुछ लो और कुछ दो के, यानी जो कॉम्प्रोमाइज होता है जमहूरियत में, एक तो कॉम्प्रोमाइज को हमारे यहाँ नेगेटिव वर्ड बना के रख दिया गया है, तो पार्लिमानी डेमोक्रेसी में ये कॉम्प्रोमाइज वर्ड कोई नॉट नेसेसरी के नेगेटिव हो, ये अच्छे मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। तो मेरा जाती ख्याल नहीं है कि गवर्नमेंट विल पुश मौलाना फजलुर रहमान टू दी एक्सटेंट के वो दूसरे कैंप में चले जाएं, जिस तरह से पीटीआई उनको लेवर करना चाह रही है। पीटीआई की अपनी एक मूवमेंट चल रही है, अचकजई साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के सरबराह हैं,
लेकिन मौलाना साहब की जो स्ट्रीट पावर है उसको भी अगर गवर्नमेंट पुश करेगी दूसरी साइड पे, तो गवर्नमेंट ये मेरा नहीं ख्याल कभी चाहेगी। इसलिए कहीं ना कहीं मौलाना साहब को लास्ट डिच एफर्ट के लिए भी मौलाना साहब के साथ रवाबत भी जारी रहेंगे, और पीपल्स पार्टी जो है वो मसलसल मेरा ख्याल है वो आगे है मौलाना साहब को लेओर करने के लिए, क्योंकि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जब गए थे तो उस वक्त से ये मामला शुरू हुआ कि मौलाना साहब को अपने कैंप में लाया जाए। और ख़ास तौर पर 3 दिन पहले जो ऐवान सदर में एक मुलाकात हुई, अब मैं कम से कम एज अ जर्नलिस्ट तो ये कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी मुलाकात कोई बर्फ पिघले बगैर नहीं हुआ। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा प्राज साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक तासुर ये भी दिया जाता है कि लेट्स सपोज अगर आईनी तरमीम नहीं आती तो हुकूमत को बड़ा खतरा होगा, फिर नए चीफ जस्टिस आएंगे, वो आके एकदम से इलेक्शन को कलअदम करार दे देंगे और हुकूमत चलता हो जाएगी। ये तासुर बेसिकली पीटीआई अगर बना भी रही है, लेकिन इसको हवा तो ख्वाजा आसिफ के उस बयान ने दी थी, आपको याद होगा। तो ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी था, लेकिन उससे पहले असद कैसर साहब का बयान था कि असद कैसर साहब ने कहा था कि दिसंबर तक ये हुकूमत चली जाएगी और हम इक़्तिदार में आ जाएंगे। जी काश ऐसा ही कि हो सकता है ऐसा ही हो और हो सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा होगा जो आपका सवाल है कि जी उनके कैलकुलेशन में कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल सारे उनकी मर्जी के बना देंगे, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल सारे के सारे पीटीआई के हक में फैसले देंगे। 180 नशिस्तों का दावा करते हैं, कोई 37-40 के करीब तो इन्होंने पिटीशन दी हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, तो किस तरह से 180 सीटें मिल जाएंगी? ये जो खुशफहमी है कि हमारी हुकूमत आएगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि देखें केपी में तो पीटीआई कोई ग्रीवांस वाली पार्टी नहीं है, उनके कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। मसला है पंजाब में कि पंजाब की मैक्सिमम नशिस्तें पीटीआई समझती है उनकी है। अब पंजाब में भी जो ट्रिब्यूनल्स अभी बन गए वो 4 बने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मर्जी से, 4 बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट की मर्जी से। अब वो अगर चारों के चारों जो नॉन इलेक्शन कमीशन वाले हैं, वो चारों के चारों भी अगर वो फैसले देने लग जाएं पीटीआई के हक में, तो वो 180 नंबर नहीं बनता, वो 167 नंबर नहीं बनता। लेकिन अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए, अपने लोगों को साथ रखने के लिए, अपना रेटरिक आगे बढ़ाने के लिए ये कह देना कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाएं तो हमारी हुकूमत बन जाएगी, ऐसे नहीं हुआ। ठीक हो गया। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन गुफ्तगू सुनी, शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आईनी तरमीम की ये जो हलचल है, ये मुझे लगता है हसनैन के एसईओ के फौरी बाद ही इसकी गूंज मजीद बढ़ जाएगी जो हवा है, और उसके अलावा फिर 25 तारीख से पहले मुझे लगता है कि ये सब डेडलाइन से पहले ये होना लाजमी है, हुकूमत के लिए भी लाजमी है, और पीटीआई चाहेगी कि ये ना हो। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर वक्त हो जाता है, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीबडी। पाकिस्तान में होने वाली सियासत पे हमने बात कर ली हसनैन, हमने मईशत की बात कर ली, पाकिस्तान में फ्यूचर में पाकिस्तान में होने वाली क्रिकेट की बात कर लेते हैं। मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज़ जो है वो खेल के अख्ताम पर इंग्लैंड ने 3 विकेट्स पर 492 रन बना लिए हैं, जिससे पाकिस्तान पर 64 रन का खसारा बाकी है। इंग्लैंड ने अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स 96 रन का एक खिलाड़ी आउट पर जो है वो शुरू किया। फिर उसके बाद क्या हुआ हसनैन, वो आप बताएं। क्रॉली ने 78 रन बनाए, बेन डकेट ने 84 रन बनाए, जो रूट 176 और हैरी ब्रोक 141 रन बनाकर विकेट पर मौजूद है। पाकिस्तानी बॉलर्स की बात की जाए तो शाहीन अफरीदी, आमिर जमाल और नसीम शाह ने एक विकेट ली। और जो बात हमने आज से 2 दिन पहले नसीम भाई से की थी, ये जो विकेट हमने बना दी है बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान है। इंग्लैंड वाले तो फिर भी 10 विकेट लेने में कामयाब हो गए, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स
इसी विकेट पे अभी तक सिर्फ 3 विकेट्स ही लेने में कामयाब हुए। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदीउज़्ज़मान साहब मौजूद हैं। बदी भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बदी भाई, सबसे पहले तो विकेट के हवाले से बात करूंगा। विकेट हम इस तरह की बना देते हैं जिससे ये तासुर मिलता है कि टेस्ट ड्रॉ जरूर हो जाए लेकिन हम हारे नहीं। मतलब इतनी बुजदिली के वक्त आ चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे कि हम टेस्ट मैच अपने होम सॉइल पे जीतने के लिए नहीं जा रहे। देखिए हसैन भाई, मसला तो सारा यही है कि हम डर और खौफ के साए जो है ना वो हम पर आज भी मुसल्लत है, जिसकी वजह से हम जीत की तरफ नहीं जा रहे। आपको मैं खबर अंदर की ये है कि शान मसूद और जो हेड कोच है हमारे जैसन गिलेप्सी, उनके दरमियान जो बात हुई उसमें उनको आपस में उन्होंने सलाह मशरफ किया और मैनेजमेंट से खास तौर पर कहा गया कि फ्लैट विकेट बनाई जाए ताकि जो पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो आउट ऑफ फॉर्म में उनकी फॉर्म वापस आए, और जब फॉर्म वापस आएगी और हम 4, 4.5 या 500 रन कर लेंगे तो फिर इंग्लैंड को हम दबाव में ला सकते हैं। लेकिन देखिए, इंग्लैंड की टीम जो है वो 1970 वाली क्रिकेट, 80 वाली क्रिकेट नहीं खेल रही। इंग्लैंड की टीम जो है 2024 वाली मॉडर्न क्रिकेट खेल रही है और हम आज भी जो है उसी क्रिकेट पर हैं। तो देखिए, 2 दिन आपने लगाए, 2 दिन में आपने 556 रन किए, लेकिन उसमें आपने तेजबारी कब ली? आप 3.5 रन की अभी से खेल रहे हैं। उसके अगर आप दूसरी जाने देखें तो इंग्लैंड को हम समझ रहे थे कि हम इंग्लैंड को जल्दी आउट कर लेंगे, लेकिन आप जैसे विकेट बना रहे हैं, जिसकी फ्लैट विकेट बना रहे हैं, वहां पर तो फास्ट बॉलर की गेंद ही नहीं हो रही। अब सीधी सीधी जब गेंद आएगी और उस पर जो है वो जे रोड जैसा जो बल्लेबाज है, फिर आप खुद देखें जैक क्रोली, उसके बाद डैकेट और हैरी ब्रॉक, ये वो बल्लेबाज हैं जिनको एक जगह चाहिए, इनको पिच ऐसी चाहिए, तो फिर तो वो रुकते ही नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है कि अगर आज ये दोनों खेल गए, तकरीबन लगभग या 80 तक खेल गए और इन्होंने 200-250 रन कर लिए, तो पाकिस्तान को मैच बचाना भी मुश्किल हो जाएगा अगर आखिरी दिन विकेट जो है उसने अपना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज किया। तो ये हम डर की वजह से जो है 9 मैचेस जो है, आपको भी पता है कि हम पहले यहाँ पर हार चुके हैं, हम हार ना जाएं, हम ड्रॉ खेल लें, तो इस वजह से हमारी जो है थोड़ा सा ये हो जाएगा कि पाकिस्तानी शौकीन कहेंगे कि बैटिंग तो बहुत अच्छी हुई, बॉलर ने कुछ किया। यार, बॉलर जब कुछ करेंगे जब बॉलर के लिए विकेट में कुछ होगा। आप मुझे बताएं, इंग्लैंड की अपनी कंडीशन नहीं है, उसके बावजूद उनका बॉलर जो है वो 3, 3.5 रन की इकोनॉमी रेट से जो है रन दे रहा है, और हमारे जो फास्ट बॉलर है वो 4.5, 5 रन की इकोनॉमी से रन दे रहे हैं। 180 रन तो खाली आपको अबरार ने दे दिए। मुझे ये बताएं, कहाँ से आप इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं? आपने सकलैन को रखा, आपने मुश्ताक अहमद को रखा, आपने बड़े बड़े कोचेस रखे, आपने स्पिनर कहाँ पर, आपके पास स्पिनर कहाँ है? ना कोई ऑफ स्पिनर है, ना कोई लेग स्पिनर है, ना कोई लेफ्ट ऑफ स्पिनर है। बिल्कुल ऐसी। और इस पे एक सवाल जो है ना बदी साहब, यहाँ पे अबरार अहमद की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे भी आ जाता है कि ना वो विकेट ले रहे हैं, ना वो रन्स बचा रहे हैं, वो भी बड़ा मायूस कर रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो पहले भी हमारी बातें होती रही हैं, अक्सर हम पूछते भी रहे। देखिए, एक ऐसा बॉलर जिसको अब दुनिया समझ चुकी है। देखिए, जितने भी हम लोग नहीं कर रहे होते, लेकिन दीगर टीमें जब कोई भी बॉलर नया आता है तो उसको समझ लेती हैं और जल्द उसको पिक कर लेती हैं। ये एक मिस्ट्री बॉलर है, ना ये लेग स्पिनर है, ना ये जो है इसके पास गुगली है, सिर्फ मिस्ट्री बॉलर है। और मिस्ट्री बॉलर वहां चलेगा जहां पर गेंद टर्न हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा या स्पिन हो रहा होगा, वैसे वो नहीं चल सकता। तो मेरे ख्याल में यहाँ आप जाहिद महमूद को खिला लेते, या उन्होंने नुमान अली को 38 साल की उम्र में लिया था तो उसको खिला लेते, तो वो ज्यादा इससे बेहतर होता। तो मेरे ख्याल में अब इसको जो है T20 की हद तक ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो जो मैनेजमेंट चाहती है, जो कोचेस चाहते हैं, जो कप्तान चाहता है, वही होता है। हम बचाने की तरफ जा रहे हैं, जीत की तरफ नहीं जा रहे हैं। यही हमारी जो है वो क्रिकेट जो हमें जो है पीछे लेके जा रही है। अब अगर हमने अब्दुल्ला शफीक को फॉर्म में लाना था, उसके लिए ऐसा ट्रैक बनाना था, शान मसूद को फॉर्म में लाना था, उसको ऐसा ट्रैक बनाना था। फिर आपके जिसको आप किंग, हमेशा से किंग के नारे लगाए जा रहे हैं, 17 इनिंग्स में मुसलसल नाकाम है। साइम अयूब T20 के लिए आया था, तीनों फॉर्मेट आपने खिला दिए। आपको कम से कम जो है तीनों फॉर्मेट में लड़कों को अलग अलग रखना होगा। एक छोटी सी मिसाल, रात के एक मैच जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान था, उनके 3 खिलाड़ी आउट हो गए। हमने कहा भाई ये ज्यादा से ज्यादा 130 से 140 करेंगे, 221 कर गया इंडिया। वो इनकी तीसरी टीम है, इंडिया की ये तीसरी टीम है जो खेल रही है। हमारी तो एक टीम ही नहीं है, हमें बाबर का रिप्लेस नहीं मिल रहा। अगर रिप्लेस भाईजान कैसे मिलेगा? जब रिप्लेस उस वक्त मिलेगा जब उसकी जगह किसी को खिलाओगे। तमा गुलाम बैठ के बुढ़ा हो गया, उस बेचारे को कोई चांस नहीं दे रहा। ऐसे ही साहबजादा फरहान के साथ हो गया, हुरैरा बैठा हुआ है लेकिन कोई खिलाने को तैयार नहीं है। यही है कि
ऐसे अगर आप करते रहेंगे तो आपकी क्रिकेट, मुझे लग रहा है अगले साल आपको आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में जो है वो क्वालिफाई खेलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे बदी भाई, आपकी बातों से बिल्कुल एग्री करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि खबरें ये आ रही हैं कि जाहिद महमूद और उनके साथ साथ नुमान अली वो फिटनेस टेस्ट जो है वो पास नहीं कर सके, और अब ये खबरें आ रही है कि महरान मुमताज़ को, सुफियान मुकीम को बुला लिया गया है फिटनेस टेस्ट के लिए। तो क्या समझते हैं कि अगले टेस्ट मैच में महरान या फिर सुफियान में से किसी एक को आप देख रहे हैं टेस्ट मैच खेलते हुए या फिर स्क्वाड में? असलम भाई, अगर आप फिटनेस टेस्ट की बात कर रहे हैं तो इस टीम में बताऊं मैं आपको कितने खिलाड़ी हैं जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके लेकिन वो टीम के लिए खेल रहे हैं। रिजवान ने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया, पता है आपको। बाबर आजम ने फिटनेस टेस्ट जो है वो पास नहीं किया। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके लेकिन टीम में खेल रहे। क्या कुछ खिलाड़ियों के लिए फिटनेस टेस्ट है कि वो फिटनेस टेस्ट पास करेंगे तो उनको खिलाया जाएगा? यार जाहिद महमूद से आपने बॉलिंग करानी है, उसको जो है ना नागा पर्वत की जो चोटी सर नहीं करानी, आपने उससे लेग स्पिन बॉलिंग करानी है तो आप उससे जो है वो लेग स्पिन बॉल करवाए। वो अच्छा बॉलर है। यासिर शाह को आपने ऐसे ही किनारे कर दिया, इसी तरीके से कोई किनारे कर रहे हैं। एक खिलाड़ी जो आपका लेग स्पिनर था उस्मान कादिर, वो दिल बर्दाश्त होकर क्रिकेट छोड़ गया। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो ये खिलाड़ी आपसे जो है दूर से चले जाएंगे। अब जिन खिलाड़ियों को आप मौका दे रहे हैं वो ले प्लेयर है, अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया वो बेचारा एक मैच खेल के कुर्बानी का बकरा बन जाएगा, अगले मैच में बाहर हो जाएगा। असल में जिन खिलाड़ियों को आपने बेंच में बैठा के रखते हैं ना, पहले उनको चांस दें कि उनको आउट करने चाहिए। आपके फास्ट बॉलर में अब वो दमखम नहीं है, 130-32 से कोई भी विकेट नहीं ले पाता। नसीम शाह या शाहीन शाह अफरीदी दोनों अकेले क्या करेंगे? जो बॉलर जो आउट करता है उसको बाहर बैठा दिया जाता है। मीर रमजान की मिसाल आपके सामने है, बांग्लादेश के खिलाफ आउट किए लेकिन आप टेस्ट मैच में नहीं। एक बंदा जो है इंजरी से अभी सही या मुकम्मल तौर पर नहीं होता, उसको आप टेस्ट खिला देते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ रवाज चला हुआ आ रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट जो है वो मजीद बेहतर होगी। मुझे तो लग रहा है मजीद हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन मदी साहब पस्ती की तरफ तो हम जा रहे हैं, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज ये या मैच जो है बचाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं? लेकिन टेस्ट ये तो बजायर अगर आप भी देखें, जो क्रिकेट नहीं देखता उसको भी ये पता है कि टेस्ट ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान टीम की बैटिंग पर किसी को भी भरोसा नहीं है। अगर मैंने आपको बताया कि 200-250 रन अगर इंग्लैंड की टीम ऊपर कर लेती है और इनको बैटिंग दे देती है तो हो सकता है ये 200-250 से अंदर ही आउट हो जाए, क्योंकि हमारे बैट्समैनों में बर्दाश्त नहीं है, इनको प्रेशर हैंडल करना नहीं आता, इनको प्रेशर में खेलना नहीं आता। यही वजह है कि जो है मुसलसल नाकामी की वजह है। जब कोई भी किसी भी टीम को उठा लें, चाहे ऑस्ट्रेलिया को उठा लें, इंडिया को उठा लें या इंग्लैंड को उठा लें, उनके जो नए प्लेयर आते हैं वो अपने आप आते हैं और खेलते हैं। उनको ये नहीं होता कि अगला मैच में खेलूंगा ये नहीं खेलूंगा। हमारे यहाँ ये होता है कि इस मैच में रन बनाओ, अगले 2 मैच पक्के करो और खत्म हो गई। टीम जीते ना जीते किसी को परवाह नहीं है। हम जीत की तरफ कम जाते हैं, अपने रन की तरफ ज्यादा जाते हैं। कौन सा मैच है जो आज तक हम जीते हैं? मुझे बताएं। एशिया कप, T20 कप, वर्ल्ड कप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, बांग्लादेश की सीरीज, फिर आप इंग्लैंड की सीरीज। भाई अब कब जीतेंगे? मुझे ये तो बता दें जीतेंगे कब? अब मुसलसल हार हमें मिल रही है तो कम अज कम जो आप सर्जरी की बातें करते थे ना, लोगों को बताते थे कि सर्जरी होगी, अगर आपको डॉक्टर मिल गया है, कोई स्पेशलिस्ट मिल गया है तो आप सर्जरी करके देख लें। अगर नए प्लेयर से हारेंगे ना तो कोई आपको बुरा नहीं कहेगा, इन्हीं से हारते रहेंगे तो आप पर तनकीद होती रहेगी। अच्छा बदी भाई, आप कह रहे हैं कि टेस्ट मैच शायद ड्रॉ हो जाए, लेकिन अब मसला ये है कि तकरीबन 30 से 35 रन चाहिए इंग्लैंड को। उनके पास 7 विकेट्स मौजूद हैं। अगर खुदा न खास्ता वो आज के दिन में ही 200-300-400 रन आपको बना के दे दें, पाकिस्तान की तो एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। इवन जिस ज़माने में इंज़माम उल हक, मोहम्मद यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ हुआ करते थे, उस ज़माने में भी हम इस तरह से टेस्ट मैच हार जाते थे। तो मुझे तो लग रहा है कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड अगर रन बना गया तो फिर पाकिस्तान इस टेस्ट मैच से भी हाथ धो सकता है। मैं वही बात तो हसनैन भाई आपसे कर रहा हूँ कि बजाय ऐसा लग रहा है कि ड्रॉ, लेकिन अगर 200-250 रन इंग्लैंड की टीम कर लेती है तो पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो बल्लेबाज हैं उनमें प्रेशर हैंडल करने की, उनको प्रेशर में खेलने की आदत ही नहीं है। और इंग्लैंड के प्लेयर ऐसे हैं कि वो जब वो फील्डर ऊपर ले आएंगे, 3-3, 4-4 स्लिपों के साथ गेंद करेंगे, ऊपर जो है उनके फील्डर होंगे तो ये वैसे ही घबरा जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अब बचाने की ज्यादा फिक्र होनी चाहिए, ड्रॉ के बजाय आप टेस्ट बचाने की हमें फिक्र हो गई है कि हम कैसे टेस्ट बचाया जाए। तो मेरे ख्याल में आपको अगर
जीतना है ना आगे, अगर इस टेस्ट से अगर मैं आगे की बात करूं तो भाई आपको सपोर्टिंग विकेट बनानी पड़ेगी, ऐसी विकेट बनानी पड़ेगी जो बॉलर और बैट्समैन दोनों के लिए कुछ करे। अगर बैट्समैन गलती करे तो आउट हो जाएगा, और जो अगर बॉलर अच्छी बॉल करेगा तो वो आउट करेगा। तो यही टेस्ट की खूबसूरती होती है, दुनिया भर में इसी तरीके से टेस्ट खेले जाते हैं। कोई फ्लैट विकेट, आप क्यों केविन पीटरसन आप पर तनकीद कर रहे हैं, क्यों इंग्लिश खिलाड़ी आपके तनकीद कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं कि आपके अंदर से डर और खौफ है हारने का, जिसकी वजह से आपने फ्लैट ट्रैक बना दिया। उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। जे रोड आप देख लीजिएगा, आज भी अगर मुझे लग रहा है कि छठी डबल सेंचुरी आपके खिलाफ कर जाएगा। अब वो सुनते आ रहे थे ना सर्जरी सर्जरी, तो अब मेरा ख्याल है कि सर्जरी नहीं, सर्जरी से भी ऊपर की कोई चीज़ हो उसकी ज़रूरत है, बल्कि यहाँ पे तो ऑपरेशन भी हुआ नहीं है उसमें। कुछ बहुत ही बड़ा ऑपरेशन, सर्जरी भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है मेरे ख्याल में। अब उससे ऊपर की कुछ चीज़ करनी पड़ेगी वदी साहब। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि आप इनको अगर स्पेशलिस्ट मिल गया है सर्जरी का तो करा लें, वरना आपको सर्जरी जब ऐसा ना हो कि जब आप सर्जरी की तरफ जाएं तो वो डॉक्टर आपको बोले कि आप सर्जरी की जरूरत नहीं है, कि कुछ बहुत बड़ा जो है ना इनको आईसीयू में कुछ रखना पड़ेगा तकरीबन 15-20 दिन, उसके बाद ही ये सही होंगे। तो ऐसा आप करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम अपनी क्रिकेट को कहाँ ले आ रहे हैं। देखिए, स्टेडियम बनाने से आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। आपको स्टेडियम भले बनाएंगे, इंटरनेशनल टर्फ होने चाहिए, ये हर जगह होते हैं, लेकिन आपकी क्रिकेट में भी तो बेहतरी आए। आपने अभी चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज खेलनी है, फिर ट्राई नेशन सीरीज आपने खेलनी है, वहां अगर आपकी परफॉर्मेंस ऐसी हुई तो आप चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरह की परफॉर्म देंगे। अभी तो हमें ये नहीं पता कि हमारे चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगा कौन, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस ही ऐसी है, तो चैंपियंस ट्रॉफी में हम परफॉर्मेंस कैसी देंगे। तो अब से अगर आपने कोई सही काम नहीं किए, अगर आप साबिक क्रिकेटर को बढ़ते रहेंगे, उनको चले जी हमारे खिलाफ बात ना करें और उनको जो है ओहदे देते रहेंगे, वो तो आपको ओहदे बांट दें। आपके मेंटोर आए थे लाखों रुपए में, एक मेंटोर आया वो आगे बीच में एक मैच के बाद जो अमेरिका चले गए, दूसरी तरफ चले गए। मेंटोर का काम है आप अंडर 16, 23, उसके अलावा पाकिस्तान ए से लेके नीचे जो ग्रास रूट लेवल है, डोमेस्टिक लेवल है, वहां पर मेंटोर को रखें ताकि आपको प्लेयर प्रोड्यूस करके दे। आपने आपके पास प्लेयर है लेकिन उनको देखने वाला, उनको जो है जांचने वाला कोई भी नहीं है। तौसीफ अहमद आए थे, कुछ नहीं किया। उसके अलावा यहाँ पर मुश्ताक अहमद आए थे, कोई स्पिनर नहीं निकाला। तो शकील मुश्ताक आए, कोई स्पिनर नहीं निकाला। आपके फास्ट बॉलर हैं, असलैन ने क्या कसूर किया था जिसने पाकिस्तान कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसको आप क्यों नहीं आपने टेस्ट मैच खिलाया? आप उसको खिलाना चाहिए था, बड़े अरसे बाद उसने इस तरह की परफॉर्मेंस दी। जैन महमूद ने आउट किए, उसको आपने बाहर बिठा दिया। कामरान गुलाम ने रन किए, उसको आपने बाहर बिठा दिया। तो मुझे ये बताइए, साइम अयूब ने आखिर क्या कुछ ऐसा कर दिया जिसको मुसलसल चांस दिए जा रहे हैं आप? अब्दुल्ला शहीद हालांकि बदी भाई, हैरानगी की बात यह है कि साइम अयूब का ताल्लुक कराची से ही है, लेकिन अब कराची से आवाजें उठना स्टार्ट हो चुकी हैं कि उन्होंने क्या कर दिया कि वो ओडीआई में, टेस्ट क्रिकेट में, T20 में हमारे साथ मौजूद है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदीउज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच बदी भाई, आप अंत बता रहे थे, इनसाइट्स बता रहे थे। और ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के हवाले से जो कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा काम आएगा। अच्छा, विंटर इज कमिंग। जिस तरह एक मशहूर सीजन था, उसका एक डायलॉग था कि विंटर इज कमिंग, इस्लामाबाद वालों के लिए भी, मरी वालों के लिए भी, पूरे पाकिस्तान वालों के लिए विंटर इज कमिंग। और साथ साथ मोटरवे वालों के लिए तो विंटर इज कमिंग बहुत ही अजीब करीब सा होता है। जैसे मोटरवे में सफर करना ना निमरा, उसके लिए धुंध भी होती है, फॉग भी होती है, स्मोक भी होती है। अब ये हम रिपोर्ट करते रहेंगे। एग्जैक्टली। और अगर हम गाड़ी चलाने के अहम उसूलों का सही इस्तेमाल सीख लें, कई एक्सीडेंट से बच सकते हैं। जैसे कि डिपर, लाइट्स, इस तरह सिग्नल्स का, तमाम तर रूल्स का ये अंदाज़ा मैंने पाकिस्तान में थोड़ा सा कम होता है। पाकिस्तान से बाहर क्योंकि जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका उसूल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारे यहाँ अभी भी उतना मुश्किल नहीं है। इस्लामाबाद में मोटरवेज पुलिस की जानिब से अगर देखा जाए तो वहाँ पे मुश्किल है। इसी हवाले से हमारे साथ कौन मौजूद हैं जी? हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे बहुत ही खास गेस्ट, मेरे ख्याल में रियाज मेमन साहब मौजूद हैं, जो कि मोटरवे पुलिस में भी होते हैं, सीनियर पेट्रोलिंग
ऑफिसर भी हैं। रियाज साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो व्लॉग्स भी आप बनाते हैं, आपको आवाम व्लॉग्स में भी देखती है। मेरा पहला सवाल मेरे ख्याल रूल्स से पहले ये है कि मोटरवे पुलिस में भी और फिर व्लॉग्स भी, सर ये दोनों काम किस तरह कर लेते हैं? इजाजत भी कैसे, और दोनों काम किस तरह कर लेते हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे शो पे इनवाइट किया। और दूसरा ये कि मैं दोनों काम कर लेता हूँ, क्योंकि जिस चीज में बंदे का पैशन होता है ना, जिस चीज में लोगों का एहसास होता है ना, वो बंदा कर लेता है। 8 घंटे मेरी ड्यूटी होती है, उसके बाद 16 घंटे में फ्री होता हूँ, तो 16 घंटों में फिर मैं 8 घंटे ये काम कर लेता हूँ, 8 घंटे अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ। जबरदस्त। ठीक, लेकिन इजाजत का सवाल पूछा था सर, इजाजत कैसे मिलती है आपको? क्योंकि ऑफिसर्स को असल में सोशल मीडिया जी पे इस तरह से व्लॉग वगैरह करने की इजाजत नहीं होती। जी, असल में ये है ना कि मैं अपनी ड्यूटी के बाद जो मेरा अपना टाइम होता है मैं उसमें करता हूँ। अच्छा। इसलिए मैंने डिपार्टमेंट से इजाजत नहीं ली एज सिविलियन एंटिटी। आपको पता है कि मेरे जो व्लॉग्स हैं उनमें काफी जो मेरी ऑडियंस है, तकरीबन को 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं, उनमें से तकरीबन 90% को नहीं पता कि मैं मोटर पुलिस में हूँ। तो ये मैं जस्ट एक मेरा पैशन है, रोड सेफ्टी जो है वो एक्सीडेंट में कमी लाना है मेरा पैशन है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें कमी आए, इसलिए मैं इसके ऊपर मेहनत करता हूँ। और मैं वो अलग से करता हूँ। मोटरवे पुलिस तो अपने तौर पे करती है, उनकी मोबाइल एजुकेशन यूनिट्स होती है, वो तो एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। मैं अपना एक हिस्सा डालने के लिए मैं अपने टाइम पे भी जी। काम करता हूँ, और फिर डिपार्टमेंट को भी जो है मैं यानी कि जो भी होता है टास्क होता है मैं वो पूरा करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा रियाज साहब, सर्दियों की, जैसा मैंने बात की थी इंट्रो में, सर्दी आ रही है और सर्दी आने के साथ ही मोटरवे पुलिस का काम डबल हो जाता है। इवन आवाम जो है वो बड़ी ज़्यादा तजब्जुब का शिकार होती है कि मोटरवे से ट्रैवल किया जाए ना किया जाए, मुश्किल फॉग होती की है। सूरत हाल में है। आपकी तरफ से आवाम को क्या मैसेज है कि किस तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए फॉग के सीज़न में? असल में होता ये ना कि फॉग में विजिबिलिटी का इशू होता है। जो सबसे मेन चीज है ना वो है विजिबिलिटी। अच्छा, विजिबिलिटी में फिर दो चीजें होती हैं कि आपको कितनी विजिबिलिटी, यानी आपको जो गाड़ियां सामने विंडो स्क्रीन के बाद बाहर नजर आ रही हैं वो कैसी नजर आ रही है, आपकी विजिबिलिटी कैसी है, और आपकी गाड़ी दूसरों को किस तरह नजर आ रही है। ठीक है ना? तो ये दोनों चीजें आपने इन दोनों को इंश्योर करना है। अभी जिस तरह विंड स्क्रीन है उसके ऊपर फोग आ जाती है, बाहर फोग होगी तो अंदर भी फोग आ जाती है, तो उसको डिफोगर जो हमारी गाड़ी में मौजूद होता है, बल्कि हर गाड़ी में मौजूद होता है, ठीक है ना, मेरान से लेकर कोई भी पराडो वगैरह देख लें उसमें सब में मौजूद होता है, लेकिन हमें उसका काम उसको यूज करना नहीं आता होता। जी। तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं, जो है वो शीशे उतार देते हैं, नीचे कर लेते हैं, और ठंडी हवा आ रही होती है, सारे अंदर बैठे अनकंफर्टेबल होते हैं, और दूसरा ड्राइवर क्या गलती करते हैं, वो कपड़ा लिया और वो हाथ से विंड स्क्रीन को भी साफ कर रहे हैं और फिर ड्राइव भी कर रहे हैं। तो ये इंतहाई खतरनाक है और एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। बंदा ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, एक तो विजिबिलिटी नहीं है, और दूसरा आप ये काम करते रहेंगे तो फिर तो विजिबिलिटी यानी कि एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। ठीक। तो जो डिफोगर है उसको यूज करना सबसे पहले, वो मैं अपनी वीडियो में बताता आ रहा हूँ, आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा, हर गाड़ी में डिफोगर एक सेटिंग होती है। और दूसरा जो आपकी विजिबिलिटी है, मतलब जब भी आप निकल रहे हैं, खासतौर पे रात के टाइम पे या दिन को ही निकलते हैं, रात पड़ जाती है रास्ते में, तो आपकी विजिबिलिटी यानी आपके जो बैक लाइट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, हैजर्ड्स हैं, जितनी भी लाइट्स हैं वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। ठीक। तो जब प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होगी तो आप बाद में दूसरों लोगों को नजर आएंगे ना। जब आप नजर ही नहीं आएंगे तो एक्सीडेंट का खतरा तो बढ़ जाएगा, वैसे ही विजिबिलिटी कम है, धुंध है, तो अगर आप ही नजर नहीं आएंगे तो फिर तो जाहिर है एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा। सही। अच्छा सर, एक और सवाल ये कि हाई बीम लाइट्स का बहुत गलत इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ और उसकी वजह से बहुत से हादसा रिपोर्ट होते हैं। अब हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये हाई बीम लाइट्स क्या हैं, इनका असल में मकसद क्या होता है, हम लोग किस तरह इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और हमें किस तरह सही इस्तेमाल करना चाहिए? असल में हाई बीम जो होती है ना, हाई बीम फुल लाइट को हम कहते हैं। इस तरह गाड़ी आपने चलाई होगी उसमें होता है ना, एक डिम लाइट होती है, एक फुल लाइट होती है। फुल लाइट को हम हाई बीम कहते हैं। तो हाई बीम में दोनों जो बल्ब होते हैं ना वो चल जाते हैं, या एलईडी होती है तो वो बाकायदा फोकस करती है, अगला जो सामने आ रहा है ना बंदा उसकी आंखों में पड़ती है, और उसकी वजह से फिर उसको नजर आना बंद हो जाता है, यानी 1-2 सेकंड के लिए उसकी विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो फिर एक्सीडेंट का खतरा होता है, आगे कोई बंदा जा रहा है, कोई जानवर जा रहा है, या उसी गाड़ी में साइड हिट हो जाती है। तो इसका जो सही इस्तेमाल है ना वो है सिंगल रोड पे है, लेकिन जब आपके सामने कोई गाड़ी ना हो, इसका बड़ा एक यूज है। ये नहीं है कि ये फालतू है, ये होनी नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये होनी नहीं चाहिए, इससे एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन जब मैं खाली रोड पे जा रहा हूँ, लिंक रोड पे जा रहा हूँ,
तो वहां पे जब मैं देखूंगा ना तो मेरी जो लॉबी में उस पे मुझे इतना ज्यादा खास नजर नहीं आएगा, सामने कोई भी अच्छा। नहीं है, तब मुझे हाई बीम काम आती है। दूर तक मुझे देखने के लिए मेरे जो पेरिफेरल विजन होते हैं उनको क्लियर करने के लिए मुझे हाई बीम बड़े काम आती है। ठीक है ना, तो इसका एक बाकायदा प्रॉपर यूज है, और इसको यूज करने का तरीका जो हम करते हैं ना वो गलत है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि मैंने अक्सर देखा है ड्राइव करते हुए कि जो ओल्ड ट्रेडिशनल लाइट है ना, जो येलो होती है, उसको आई डोंट नो क्या कहते हैं, और आजकल एलईडीज का ज़्यादातर ट्रेंड है, लेकिन एलईडीज, रियाज साहब, आप किसी भी फोक में, हल्की फुल्की फोक में भी चले जाए, वो काम करना छोड़ देती है। तो आपको सर्दियों के लिए क्या दूसरी ट्रेडिशनल लाइट्स की तरफ जाना चाहिए, या एलईडीज में भी कोई आपके पास हल है उसका? नहीं, एलईडी तो मैं बिल्कुल एक तो रिकमेंड नहीं करता। आपको बताया, जिस तरह आपने खुद बताया कि जब धुंध ज्यादा हो जाती है तो व्हाइट लाइट जो होती है ना वो हमें काम नहीं आती, वो नजर नहीं आता उनसे। तो इसमें जो नॉर्मल जो हमारे पास हेलोजन लाइट्स होती है ना, जो येलो कलर की आप बता रहे हैं, वो हमें फोग में काम आएगी। और दूसरा, फोग लाइट्स होती हैं, अलग से फोग लाइट्स आती हैं, जी, आप वो देखेंगे जो ना गाड़ियों बिल्कुल की नीचे जो होती है बम्पर के बम्पर में, साथ। जी जी। बम्पर के साथ जो होती है, आगे भी होती है और पीछे भी होती है। हम क्या करते हैं, आगे तो कभी लगा लेते हैं लेकिन उसको फिर पीछे नहीं लगाते। अच्छा, जो आगे लगाते हैं ना उसको भी हम लाइट्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जब लाइट चलेगी तो फिर वो भी चलेगी। ठीक है, और नॉर्मल जब विजिबिलिटी होती है तब भी हमारी वो फोग लाइट चल रही होती हैं, वो बड़ी हाई वोल्टेज होती हैं, और वो ज्यादा देर चलाने से बंद भी, अपना खराब भी हो जाती हैं, जल जाती है, सड़ जाती है। ठीक है, तो सही। इसका भी हमें प्रॉपर यूज, उसके बाद हम चेंज करवाते नहीं है, हम कहते हैं कि यार चलो खैर काम चल रहा है। तो ये जो फोग लाइट्स होती है ना, ये जरूरी है फोग की सीजन में, खास तौर पे इमरजेंसी में। जिस तरह अभी सर्दियां आ रही हैं तो आप लगवा लें, यानी मैं तो हर बंदे को रिकमेंड करूंगा कि वो लगवा ले, अगर नहीं लगी हुई, अगर वर्किंग कंडीशन नहीं हो तो उसको प्रॉपर ठीक करवा ले, आगे भी और पीछे भी। सही। अच्छा मेमन साहब, जो हाई बीम लाइट्स का मैंने सवाल पूछा था उसमें एहतियाती तदबीर उसको इस्तेमाल करते हुए क्या होनी चाहिए? अच्छा, उसमें आप नॉर्मल रोड पे जब चल रहे हैं ना तो आपने लो बीम पे ही चलना है। ठीक है, उसका दूसरा यूज ये है कि जब आप सिंगल रोड पे चल रहे हैं और आगे सामने कोई भी नहीं है, कोई आगे अपोजिट साइड से गाड़ी नहीं आ रही, तो आप हाई बीम पे करें, आप अपनी विजिबिलिटी को मुतासर ना करने दें। जब जैसे ही आप देखते हैं ना कि आगे से कोई गाड़ी आ रही है, दूर से उसकी लाइट भी आपको नजर आ जाती है रात के टाइम पे, तो आप उसको लो बीम पे कर दें। अच्छा, लो बीम पे जब करेंगे ना तो अगर वो अगला बंदा हाई बीम पे आ रहा होगा ना तो उसको भी थोड़ा एहसास हो जाएगा कि यार अगर उसने लो बीम पे किया है तो मैं भी लो बीम पे कर दूं। तो ये उसका यूजेज होता है। मोटरवे पे तो आप ना ही यूज करें, नहीं यूज कर सकते, बल्कि क्योंकि अगले जो अपोजिट साइड से ट्रैफिक आ रही होती है, कहीं पे जो बीच में शीट्स होती है ना, एंटी ग्लेयर शीट्स, वो नहीं भी लगी होती, तो फिर उनको एक ग्लेयर जाती है, एक रिफ्लेक्शन जाती है अगले बंदों को, और गाड़ियां स्पीड में होती हैं चूंकि मोटरवे के ऊपर, तो एक्सीडेंट का खतरा हो जाता है। अच्छा रियाज साहब, क्योंकि मैं दुनिया में मेरे पास एक दो इंटरनेशनल ऐसे लाइसेंस हैं जो मेरे पास मौजूद है, लेकिन वहाँ पे ना वो बेसब्री की जो क्लासेस है ना वो नहीं ली जाती। पाकिस्तान में क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को सिखाने के लिए एक ऐसी क्लास भी होनी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जहाँ पे उनको सब्र सिखाया जाए? अक्सर जो हादसात हैं या फॉग के दौरान हमने देखा है कि लोग रुके होते हैं, लेकिन एक दो तीन चार ड्राइवर ऐसे होते हैं जो तबाही मचा देते हैं अपनी बेसब्री की वजह से। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा हसनैन भाई, बहुत इस समय के 100% यही चीज है। अभी मैं देखे ना, हमारा ट्रैफिक का निजाम ही ऐसा है। अभी आपने जो लाइसेंस लिए हैं, क्या आपको ऐसे घर बैठे बैठाए मिल गए? नहीं मिले ना, आपने जाके वहां पे टेस्ट दिया होगा, ट्राई दिया होगा, और प्रॉपर आपकी क्लासेस हुए होंगी, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का पता होगा। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि यहाँ पे तकरीबन कोई 70 to 80% बगैर क्लासेस के और बगैर रूल्स सीखे हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है, तो फिर ये बेसब्री तो एक अलग चीज है ना, एक अलग चीज है, एक बड़ी चीज है। आपको बेसिक रूल्स का नहीं पता, आपको लेन और लाइन के फर्क का नहीं पता, आप ओवर स्पीडिंग करते हैं जस्ट फॉर, मतलब आप कहते हैं कि भाई मैं दूसरों को पता चले कि भाई मेरी गाड़ी भी जा रही है। ठीक है, बी ए मैन। ठीक है, तो ये लोगों की सोच होती है, तो इस चीजों से, इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। और सब्र तो इसमें ड्राइविंग में सबसे पहली चीज है, सब्र करना चाहिए। जो जब कि सब्र हमारे पाकिस्तानियों में ना पहली है ना आखिरी। अच्छा, ये जो निम्रा साथ बैठी है सर, इनके लिए भी एक सवाल है। ये बहुत बेसब्री है ट्रैवलिंग में, अरे। मतलब इनको जो ही ट्रैवलिंग का मौका मिलता है ये ट्रैवल करती है। तो विंटर्स में आप इनको भी बताइए, आवाम को भी बताइए कि कौन सा सही टाइम है कि उस टाइम पे आप मोटरवे पे ट्रैवल भी करें ताकि फॉग ना हो। असल में ये है ना कि जब फोग नहीं है वो बिल्कुल सही टाइम है। जब आप देखते हैं कि फोग आ गई है तो आप अवॉइड करें, कोशिश करें कि गैर जरूरी सफर ना करें। अभी कोई इमरजेंसी है फिर तो बंदा जाएगा ही जाएगा,
लेकिन उसमें फिर एहतियाती तदाबीर होती है जो मैंने आपको पहले बता दी। अच्छा, गाड़ी में बैठने से पहले भी आपने कुछ चीजें होती हैं जो चेक करनी होती है गाड़ी की। एक फ्लावर फार्मूला मैं अक्सर बताता हूँ, FLOWER। हाँ, अच्छा। फ्यूल, लाइट, ऑयल, वाटर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड रबर। उसके बाद जब आप गाड़ी में बैठ गए तो उसके बाद भी आपने एक फार्मूला अप्लाई करना होता है, मिरर्स को एडजस्ट करना होता है, सीट बेल्ट पहनना होता है, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट होती है। इसको हम कहते हैं DSSSM, ठीक है ना। तो ये एक फार्मूला होते हैं, कुछ फार्मूलाज हैं जो हमने अप्लाई करने होते हैं। जब आप वो अप्लाई करके फिर बाद में आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे और सफर स्टार्ट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरा एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो रोड सेफ्टी है ना, वो बहुत ज्यादा निगलेक्टेड सब्जेक्ट है, यानी हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। गवर्नमेंट लेवल पे कोई भी, मैं तो मतलब कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं देखी जिनकी प्रायोरिटी पे रोड सेफ्टी हो। अभी देखिए कितना बड़ा सब्जेक्ट है। आपने भी मुझे आखिरी सेगमेंट पे लिया है ना। जी जी। वो इसलिए नहीं, सेकंड लास्ट नॉट आखिरी। चले जी, लेकिन सेकंड लास्ट सेगमेंट में हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया हमारे पास। रियाज साहब, फिर भी आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। रोड सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे बात ही नहीं करते या हमें पता ही नहीं होगा कि रोड सेफ्टी होती क्या है। तो हमारी हुकूमत के लिए भी वो सेकंड लास्ट सेगमेंट में ही आ रही होती है। जहाँ पे हमें भी कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, वहाँ हमारी हुकूमत को भी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। बहरहाल, एक ब्रेक शामिल करने लगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक एवरीबडी। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और बल्कि प्रोग्राम से पहले आपको बताती चलो, मेरे हस्बैंड बैठे हुए किसी रैंडम टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने बात की कि शायद मोबाइल फ़ोन्स हम लोग ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो गए हैं। शायद हम लोग जैसे दोस्तों के साथ उठा बैठा करते थे, जो हम लोगों का आना जाना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हुआ करता था, वो बहुत कम हो गया। उसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हैं और उसकी वजह से आजकल हर दूसरा शख्स जो है वो हमें परेशान दिखाई देता है। या तो वो एकदम से बोलता है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, या किसी ना किसी चीज़ को लेकर उसके अंदर कोई परेशानी होती है। अब साइंटिफिकली देखा जाए तो वो एंग्जाइटी कहलाती है, या फिर उसके अलावा कोई पैनिक अटैक्स हो रहे होते हैं किसी को। तो ये मुख्तलिफ बीमारियों की सूरत में ये टर्म्स जो है वो हमारे सामने आई है। शहरी इलाकों में देखा जाए तो हसनैन ज़िंदगी हमारी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती चली जा रही है। पहले इतनी तेज़ ज़िंदगी नहीं हुआ करती थी। अब जब से ये ज़िंदगी तेज़ हुई है, हमारे मसाइल भी तेज़ होते चले जा रहे हैं। तो मेंटल इश्यूज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, वो भी तेज़ हो गए। तो हमने सोचा कि आज एक सेगमेंट करते हैं आप लोगों के लिए और फिर बात करते हैं कि ये तमाम जो मसाइल हैं, बशमूल दिमागी मसाइल हो गए, एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन, ये ख़तरा बढ़ क्यों रहा है और हम लोग क्या ऐसे इकदाम कर सकते हैं कि इसको एटलीस्ट बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए कुछ हद तक इसको कम कर सकते हैं। और आज वैसे भी ना पूरी दुनिया में इसकी आगाही का दिन बनाया जाता है। बिल्कुल, इसीलिए हमने ये सेगमेंट आज जो है डिज़ाइन किया। बिल्कुल ऐसे इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ूबिया, जो कि इस तमाम पूरे सब्जेक्ट की अब इनको माहिर भी कह सकते हैं, माहिर नफ्सियात भी हैं। थैंक यू सो मच ज़ूबिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जिस तरह निम्रा ने बात की थी कि डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, दिमागी बीमारियों में इजाफा होता चला जा रहा है, इसकी बेसिक वजूहात आपको क्या लगती है जितने केसेस आपके पास आते हैं? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, इसकी बेसिक वजूहात बहुत सारी हैं। अब तो आपने देखे ना, लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड हो गई है, राइट। सो हम लोग सिर्फ ये है कि उठते हैं सुबह, एक रश आपने देखा होगा, एक अर्जेंसी होती है, उठ के फटाफट लोग खुद तैयार हो रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं। there's just a rush of everything to get to work, to get to school, and then like एक competition आई हुई है एक। so I just want to ask everybody, आपकी वसातत से, कि देखिए एक थोड़ा सा ठहराव ज़िंदगी में क्यों नहीं है? Why are we in a rush to be somewhere? उसके अलावा जो है, आप देखें सोशल मीडिया भी एक प्रेशर डालता है ना आपके माइंड पे, एक प्रेशर, एक सर्टन, आपने जिसे कहते हैं एक ऑरा आपने दिखाना है लोगों को कि आप
किस तरह से आपकी लाइफ है, किस तरह से, सो सिंप्लिसिटी हैज़ काइंड ऑफ फिनिश नाउ, एंड along with that there are the stresses of course doing well, then there are the stresses of competing with people financially, socially, all these things, ये सब चीज़ें add up करती हैं ना आपकी एंग्जाइटीज़ को। फिर एक बच्चों का है कि जी बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, बहुत अच्छे स्कूल्स में जाना है, वालिदैन में मैं भी। आपकी बात में ऐड करने लगी हूँ कि सोशल मीडिया पे आप देखें, आप एक रील पोस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, आपका 100 व्यूज आए, आप एकदम से कोई रील देखते हैं जिसके 10 लाख व्यूज आ गए, तो आपको एकदम से स्ट्रेस होता है कि मेरी पे क्यों नहीं आए, एंड यू जस्ट Absolutely. स्टार्ट रनिंग बिहाइंड दैट, यू स्टार्ट chasing that. Yes, and along with that आप देखिए हमने बेसिक सिंपल चीज़ें छोड़ दी हैं। We don't Yes. focus on our diet, we don't focus on our sleep, we don't focus on healthy exercise. I think ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है ना ह्यूमन बींग्स, और सोशल इंटरेक्शंस ख़त्म हो गए हैं। अब तो इंटरेक्शन सिर्फ ऐसे है फ़ोन से, तो ह्यूमन इंटरेक्शन इज़ डिमिनिशिंग विद टाइम, सो ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है ना आपकी मेंटल हेल्थ को। ये सारे फैक्टर्स लिटरली आप जब बात करिए मेरी जहन में 500 मिसालें आ रही हैं, ये सारे फैक्टर्स ऐड अप हो के हमारे लिए आज ये इस हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुके हैं जहाँ पे हर दूसरा शख्स डिप्रेशन का शिकार है। मैं राइट? एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं कल एक जगह बात कर रही थी कि देखिए जो 18 साल से कम बच्चे हैं ना, 80% वो बच्चे दे फील लोनली। Now this is something which is a new thing which is coming up कि loneliness क्यों बढ़ रही है। अकेलापन एक फ़र्क चीज़ है, लेकिन ये जो loneliness है ना, ये feeling, this is a mindset, this is a state of mind. So इस पे हमें थोड़ा सा फोकस करना है कि हम लोग क्यों अपने बच्चों को अपने से थोड़ा दूर करते जा रहे हैं। और ये पूरे सॉरी टू कट यू, ये पूरे मतलब माशरे में मेरे ख्याल ये बात सरायत कर चुकी है जी। और लोनलीनेस एक तरह से ये भी है ना कि आप भी मोबाइल यूज़ कर रही हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रही हैं, फिर वालिदा भी घर से काम पे जा रही हैं, वालिद साहब भी जा रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है, वो ऑटो पे स्कूल पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वो जो गेम्स हैं उन पे लगे हुए हैं, तो यही से फिर वो डिप्रेशन का आगाज़ होता है या उस दिमागी बीमारी की तरफ हम जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए बात ये है कि जब हम लाइक व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो हम लोगों की आउटडोर एक्टिविटीज़ बड़ी होती थी ना, हॉबीज़ होती थी, हम लोग जाते थे बाहर खेलते थे बच्चों के साथ, प्ले डेट्स होती थी। अब तो प्ले डेट्स और हर चीज़ जो है वो लैपटॉप या आईपैड या फ़ोन से हो रही हैं। सो आप देखिए कि ह्यूमन इंटरेक्शन, आई गेट सो मेनी क्लाइंट्स जो कि टीनेजर्स आके हमें कहते हैं वी डोंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड दे डोंट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स, एंड दे मेक फ्रेंड्स ऑनलाइन एंड दे बिट्रे देम, तो वो मजीद आपके मसाइल बढ़ते हैं। एग्जैक्टली, सो देखिए ह्यूमन इंटरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, अलॉन्ग विद दैट अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही। सो ये हम किस डायरेक्शन पे फिर जा रहे हैं, एंड व्हाट डू यू थिंक कि हमें कहाँ पे जाके फुल स्टॉप, एटलीस्ट जैसे मैंने पहले कहा था कि फुल स्टॉप तो लगना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक एंकर बन रही हूँ और मैं मोबाइल हाँ ओवरकम कर सकते हैं, मैं अभी एंकर हूँ और मैं बगैर फ़ोन यूज़ किए यहाँ पे अपडेट होके आप अपने नाजरीन से बात करूँगी, दैट्स गोना बी इम्पॉसिबल फॉर मी, लेकिन मैं उसको कहीं पर रोक सकती हूँ एटलीस्ट। बिल्कुल, तो वो कहाँ पे हमें रोकना पड़ेगा? देखिए हम थोड़ा सा अगर लाइफ को बैलेंस आउट कर लेना, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। काम का भी एक वक्त होता है, थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें, थोड़ा सा एज अ फैमिली। देखिए फैमिली बॉन्डिंग एक्सरसाइजेज, इट्स इंटरेस्टिंग दैट आई हैव टू टीच माई क्लाइंट्स दिस नाउ कि आपने बैठ के इकट्ठे खाना खाना है, आपने वीकेंड्स पे इकट्ठे टाइम गुजारना है, बाहर जाना है, पार्क्स में जाइए या वैसे आउटिंग्स के लिए हाइकिंग पे चले जाएं इस्लामाबाद के लोग फॉर एग्जांपल। सो दीज आर थिंग्स जो कि एक बेसिक्स थी ऑफ सोसाइटी, एटलीस्ट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। नाउ दे आर एक्चुअली, जिसे कहते हैं ना, दे आर मिसिंग फ्रॉम आवर सोसाइटी। एग्जैक्टली, असल में प्रायोरिटाइज करना होगा हमें, जिस तरह आप कह रही है ना कि हमें सोशल गैदरिंग को प्रायोरिटाइज करना होगा, इवन अपनी फैमिली गैदरिंग्स को प्रायोरिटाइज करना होगा। होता यह है कि फैमिली की गैदरिंग चल रही होती है, उसमें भी आप हाँ उसमें मतलब कि आप अपने या तो मोबाइल पे बिजी हैं या अपने दोस्तों के साथ बिजी हैं, आपको फिर क्या फर्क पड़ता है वहीं से। अच्छा, और एक और चीज ऐड कर दूं कि उसमें भी हम सिर्फ इतना फोकस्ड होते हैं कि हमने पिक्चर्स और वीडियोस बना के वो भी सोशल मीडिया पे लगानी है, तो वो भी फैमिली टाइम असल में होता नहीं है। उसी हद तक हम आई डू दैट टू एंड आई एक्सेप्ट इट एंड आई नो दैट आई एम रॉन्ग हियर। सो देखिए इसमें थोड़ा सा आप ये देखिए, जब आप फैमिली के साथ बैठे हैं ना, थोड़ी देर के लिए फ़ोन रख दीजिए। आपने देखा होगा डिनर्स पे भी, सोशल गैदरिंग्स पे भी हर कोई ऐसे होता है या ऐसे सेल्फी ले रहा होता है। सो थोड़ा सा उसको ज़रा देखना चाहिए। अच्छा, दुनिया की मिसाल में ना निमरा ये चीज़ समझ भी आती है, फैमिली सिस्टम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अब 2023 की अगर बात करूँ तो हमारे यहाँ डिप्रेशन की तादाद इंग्लैंड से ज़्यादा थी। मतलब इंग्लैंड में तो चले बहुत बिजी लाइफ है, लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे वर्कहॉलिक हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये क्यों है? मतलब सिर्फ यही रीजंस हैं, और भी कोई रीजंस हैं, मुआशी रीजंस हो सकती हैं,
हम अपने आप को इतना ज़्यादा थका देते हैं, इस वजह से ये होता है? देखिए बहुत सारी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत इसमें रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप देखें ओवरऑल आल्सो देयर इज अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन इन द एंटायर वर्ल्ड, जो पॉलिटिकल हालात हो रहे हैं, जो बाकी वो इम्पैक्ट ज़रूर करता है। लेकिन हम लोग जो हैं, हम लोग ज़्यादा वेस्ट को फॉलो करने में बिलीव करते हैं ना, तो वी टेकन ऑल देयर I'm sorry but say negative aspects, yes, not the positives। तो हम लोग उनके सारे इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं ना। अब वो आप देखिए फैमिली सिस्टम की तरफ दोबारा वापस आ रहे हैं और हम उससे दूर जा रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा ये बताएंगे फॉर एग्जांपल हम लोग एक तो ये तो डिसाइड हो गया कि हमें अपने आप को मोबाइल फ़ोन से या गैजेट से दूर रखना है, अपने फैमिली टाइम को, दोस्तों के साथ जो टाइम है या मी टाइम जो है उसको बढ़ाना है। उसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे पर्सनली भी लगता है कि जब आप नेचर के करीब होते हैं तो आप ये तमाम तर दिमागी मसाइल से बड़ा दूर हो जाते हैं। ऐसा ही है सरसब्ज जगहों को देखना, बल्कि गार्डनिंग कर लें, आप दरख्त लगाएं, जंगलात में जाएं। हमारे यहाँ तो वो काट रहे हैं, एक अलग मसला है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इसलिए क्योंकि देखिए मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा ना कि यू हैव टू हैव हेल्दी हॉबीज़। सो गार्डनिंग आपने मेंशन किया, इट्स अ वंडरफुल थिंग। वॉक्स, हाइक्स, यू जस्ट सेड इस्लामाबाद वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे ट्रैकिंग, वॉकिंग, हाइकिंग के बड़े आपको वो मौके मिलते हैं। सो इन सब चीज़ों की तरफ थोड़ा फोकस कीजिए। और बड़ी हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स। चिल्ड्रन डोंट प्ले स्पोर्ट्स एनी मोर, सो यू नो रीडिंग हैबिट्स नहीं है बच्चों में, और बहुत सारी चीज़ें जो हम। अच्छा वैसे सब जगहों का नज़ारा करने से आपकी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। ग्रीन कलर जो है क्रिएटिविटी आप में बढ़ाता है। अच्छा सो आप देखिए अल्लाह ताला ने नेचर में कितना ग्रीनरी, एवरीथिंग इज ग्रीन लाइक द ग्रास, द ट्रीज, और मतलब ज़्यादातर चीज़। और वो जो कंपटीशन है उसकी फिजा से हमें निकलना होगा, एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना होगा। जितना आप कमा रहे हैं उतना ही आपके लिए अच्छा है। फिर आप हेल्दी हॉबीज़ की तरफ जाएं, गैजेट से पीछे हट जाएं, तो मेरे ख्याल है कि तमाम तर चीज़ें ओवरकम हो सकती हैं। जी एक्चुअली देखिए पीछे हटने का मतलब ये नहीं है आप छोड़ दें, अभी हमारी लाइफ इतनी डिपेंडेंट हो गई है, लेकिन एक बैलेंस रख लें। और दूसरा ये है कि यस एवरीथिंग शुड बी डन, एक थोड़ा सा हर चीज़ की जगह होनी चाहिए ना। हेल्दी हैबिट्स की भी अपनी एक्सरसाइज करें, स्लीप आपकी वरना इफ़ेक्ट होगी। आप अच्छा खाएंगे नहीं तो आपकी डाइट से आपकी हर बॉडी का जो होता है सिस्टम और फंक्शन इफेक्ट होता है। यस, सो हेल्दी डाइट, अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, गुड स्लीप एंड अ लिटिल बिट ऑफ सनलाइट, इट गोज अ लॉन्ग वे। अच्छा ठीक हो गया। एक और चीज़ जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है वो ये कि पाकिस्तान में नौजवानों में ख़ासतौर पे खुदकुशी का जो रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। ऑलमोस्ट हर रोज़ 50 से 60 अफराद की कोई ना कोई ऐसी खबरें जो कि ऑफिशियल है, जो रिपोर्ट होती हैं। तो ये कब वो पॉइंट आता है जब एक इंसान डिप्रेशन से भी, सुसाइडल थॉट्स, आई थिंक वो उससे भी नेक्स्ट स्टेप है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। सालाना जो है ना तकरीबन 7 लाख लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड दे कमिट सुसाइड, एंड दैट्स अ वेरी हाई नंबर। सो ऑफ कोर्स सुसाइड की तरफ आप, इट्स द लास्ट स्टेज ऑफ होपलेसनेस, राइट? तो उसमें आप तब जा रहे होते हैं जब आहिस्ता आहिस्ता देखिए फैमिलीज में बहुत सारे सिम्टम्स जो होते हैं ना हम इग्नोर कर देते हैं। आपको शायद फ्रेंड्स में भी कुछ अंदाज़ा हो रहता है कि यार ये दोस्त ऐसा था, अभी ऐसा है, कुछ इसमें मसला चल रहा है। So maybe talking and communication goes a long way in mental health, right? अगर आपको फील हो रहा है, आप प्लीज़ अपने दोस्त के साथ उसको सिर्फ एक लिसनिंग ईयर दें और उसको थोड़ी सी गाइडेंस दे दें कि प्लीज़ गो एंड सी ए प्रोफेशनल। हम लोग इस चीज़ को बड़ा स्टिग्मेटाइज देते हैं ना। Yes, we do. अगर आपको ज़ुकाम, बुखार, खांसी कुछ होगा, स्टमक रिलेटेड इश्यूज, ये सब जो चीज़ें हैं ना, स्टमक, आपकी पैल्पिटेशन, दिमाग से जुड़े हैं। यस, दे आर ऑल साइंस ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस। सो प्लीज़ थोड़ा सा गाइडेंस आप करें कि आप प्रोफेशनल और सब उससे बुरी बात यह है कि एक तो एक इंसान के साथ कोई मसला हो जाता है वो दिमागी तौर पे, और उसको जिस्मानी तौर पे बाकी उसके अज़ा को भी वो असर कर ही रहा होता है। हमारे यहाँ फिर उसको गाली बना देते हैं, भाई ये तो दिमागी मसाइल का शिकार है, इसको तो दिमागी मसाइल है, which is very sad. मेरे पास the other day I had a client and you know she said कि नहीं लेकिन मैं ठीक हूँ। मैंने कहा जी आई नो आप ठीक हैं, लेकिन ठीक इंसानों के ही मसले होते हैं और परेशानियाँ होती हैं। सो ये थोड़ा सा स्टिग्मा, हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए ताकि ये ब्रेक हो। बिल्कुल ऐसे ही आज हमने बात की और इंशाल्लाह हम इस पे रेगुलरली बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।